तो यार फाइनली इस सीरीज का मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ गया है विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि माना जाता है, उसका रीज़न ये है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग टॉपिक है ना यार, इसके प्रॉब्लम्स आई एग्री कि डिफिकल्ट होते हैं, ऑन एक हायर कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, हो सकता है कि आपको सेम प्रॉब्लम को एक बार, दो बार, पांच बार भी सॉल्व करना पड़े। पर अगर आपको एक बार अच्छे से वो पैटर्न समझ में आ गया, वो टेक्निक समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग रिकर्जन लिखते हैं, किस तरीके से हम उसमें मेमोराइजेशन करते हैं, टैबुलेशन लिखते हैं, अगर आपको वो टेक्निक समझ में आ गई डीपी की, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, तो आप डीपी का कोई भी क्वेश्चन लिटरली इजीली वे में कर सकते हो। और टेक्निक समझना एग्री डिफिकल्ट होता है। और ऐसा नहीं कि बस आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे डीपी के, आप पाँच दस क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो जाएगा, नहीं। आपको 50 60 70 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना पड़े और उसके बाद जाकर डीपी समझ में आती है। एंड उसका रियल एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरे को भी डीपी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी। कॉलेज टाइम पे मैं बहुत स्ट्रगल करता था डीपी क्वेश्चन से। हाँ, जो बेसिक डीपी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वाले वो तो हो जाते हैं, पर मैं हायर क्वेश्चंस की बात करूँ, पार्टीशन डीपी है या फिर आपकी जो एडवांस डीपी कॉन्सेप्ट होते हैं, 2D डीपी होती है, वो क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती थी। बट जो एक की पॉइंट था डीपी समझने का, वो था प्रैक्टिस। और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, सेम प्रॉब्लम को कई बार सॉल्व किया, समझा, प्रॉब्लम सॉल्व किए, कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, तब समझ में आया कि भाई डीपी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। बस वो पैटर्न है, वो एक तरीका है। अगर आप वो समझ गए किस तरीके से रिकर्सिव कोड लिखना है, किस तरीके से उसको मेमोराइज करना है, किस तरीके से उसको टैबुलेशन में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से स्पेस ऑप्टिमाइज करना है, अगर आप ये फ्लो समझ गए, अगर आप ये टेक्निक समझ गए, तो डीपी आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो यार आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को समझने वाले हैं। मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू लेक्चर ऑफ डीएसए इन पाइथन सीरीज। और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, और फिर हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि एक वीडियो में हम सारे पैटर्न, सारे कॉन्सेप्ट तो कवर नहीं कर सकते डीपी के, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, डीपी कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, डीपी कोई एल्गोरिथम नहीं है, ये एक टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और टेक्निक जब होती है तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में डीपी के आपको 20 से 25 वेरिएशंस मिल जाएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, राइट। बट आई विल ट्राई कि आज के इस पूरे वीडियो में जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि मेन वेरिएशन है, मेन पैटर्न्स हैं, मैं उन्हें डिस्कस करूं। और मैं आपको कुछ सिमिलर क्वेश्चन भी दूंगा जो आप लोग एज असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, लेट्स सी द एजेंडा। तो सबसे पहले तो यार हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे भाई, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, और मेन चीज कि इसकी नीड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई होती क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और इसकी नीड क्या होती है। और हमने ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़े थे, तो ग्रीडी एल्गोरिथम और डीपी के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। उसके बाद में डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मेमोराइजेशन अप्रोच, दूसरा होता है टैबुलेशन अप्रोच। तो हम इन दोनों ही टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम की हेल्प से उसको इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक्स पार्ट है। यहाँ पर हम लोग बेसिक समझेंगे डीपी का, कि डीपी क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, एंड ऑल दैट, राइट। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले तो फिबोनाची प्रॉब्लम जो हमने रिकर्जन के टाइम में भी किया था, हम फिबोनाची प्रॉब्लम की हेल्प से एक्चुअली में डीपी को पूरा समझेंगे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जैसे कि हाउस रॉबर वो समझेंगे। नैपसैक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। एंड नैपसैक इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, एक पूरा पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोग बाकी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वो करेंगे। उसके बाद में आता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एंड लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये दो अगेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ग्रिड। सो हम लोग ग्रिड के ऊपर, एक मैट्रिक्स के ऊपर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें डीपी लगानी पड़ती है, हम उसे समझेंगे एंड देन ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड एज दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस डीएसए इन पाइथन सीरीज, तो जो फाइनल नोट्स हैं सीरीज में कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से आगे इस सीरीज एंड होने के बाद भी आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। So let's start with our very first topic, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, और साथ में ही हम समझेंगे कि नीड क्या होती है इसकी, ठीक है।
तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक एक डेफिनेशन की बात करूं जो गूगल से निकाली है, वो है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट हेल्प्स टू एफिशिएंटली सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो आपको मतलब सुन के बैठना भी क्या है ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर ऑप्टिमल क्या क्या बोल रहे हो। मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आप उस प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होते हो। अब जब सब प्रॉब्लम आया मतलब आया रिकर्जन। तो हम जब रिकर्जन इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने रिकर्जन पढ़ा भी था, एंड प्लीज अगर आप लोगों ने रिकर्जन नहीं पढ़ा है या फिर आप भूल गए हो तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप लेक्चर नंबर 2 पे वापस जाओ और रिकर्जन को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि रिकर्जन के बिना आप डीपी नहीं समझ सकते हो। रिकर्जन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि होता क्या है कभी कभी जब हम लोग रिकर्जन करते हैं तो वहां पर बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स आती हैं। रिकर्जन ये तो होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आती है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि आप सेम चीज को बार बार कैलकुलेट करने का ट्राई करते हो, आप सेम चीज को बार बार फाइंड करने का ट्राई करते हो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, मुझे दो नंबर्स है मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अब देखो ये दोनों नंबर बहुत बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको या तो यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर, आप मैनुअली करोगे तो मतलब टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो आपने निकाल लिया, मान लो इसका आंसर आपने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपसे सेम चीज 1000 बार पूछूं, 1000 टाइम्स, तो क्या आप 1000 बार फाइंड करोगे? क्या आप 1000 बार उस सेम चीज को सेम मल्टीप्लीकेशन को कैलकुलेट करोगे? क्या इसकी जरूरत है? नहीं। तो यार जब होता क्या है कि जब हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग। क्या प्रॉब्लम्स क्या है, सब प्रॉब्लम्स क्या है, आगे बात करेंगे। तो एक तरीके से समझ लो कि कुछ टास्क होते हैं जहां पर आप सेम टास्क को बार बार पूछ रहे होते हो और उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो अगर आप सेम चीज को बार बार पूछ रहे हो तो भाई बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार कैलकुलेट कर लो और उसको हर बार बताओ। अब एक चीज और आती है कि अभिनव मैंने एक बार कैलकुलेट कर लिया, अब अगर आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो आपको उसको कहीं न कहीं तो रखना पड़ेगा ना, या तो अपने मन में याद रखना पड़ेगा कि हाँ, इसका आंसर ये है, पर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो आप याद नहीं कर सकते हो मे बी। तो आप किसी डायरी में लिख लोगे, अपने फ़ोन में लिख लोगे, मतलब कहीं न कहीं इसको स्टोर कर लोगे, है ना? और जब बंदा सेम चीज़ दोबारा तुमसे पूछेगा, तो आप वही चीज़ उठा के, पढ़ के उसको बता दोगे कि भाई, तुमने जो पूछा था उसकी वैल्यू ये है, ये उसका आंसर है। यही करोगे, राइट? दैट इज़ व्हाट विल हैपन। अब यार होता क्या है, यही चीज़ करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो जब भी ऐसा होता है कि सेम चीज़ को बार-बार पूछा जाए और आपको एक बार कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करो, आप एक बार कैलकुलेट करो, उसको कहीं पर स्टोर कर लो और फिर जितनी बार बंदा पूछ रहा है, 1 बार पूछे, 1000 बार पूछे, लाख बार पूछे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो ऑलरेडी आंसर निकाल लिया है, मैं उसको रिटर्न कर दूँ। ये तो एक चीज़ हो गई। अब एक तरीका क्या था? एक तरीका था कि आपने क्या किया, आपने उसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, प्रॉब्लम अभी भी है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होती हैं, सेम चीज़ बार-बार पूछी जाती है, पर मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि मैंने उसको कहीं पे स्टोर कर लिया है, मैं बार-बार बता दूँगा। एक होता है कि सिंपली उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दो, मतलब दोनों सेम चीज़ है, सॉल्यूशन फिक्स्ड, बट ठीक है यार, मतलब लेट्स नॉट बी कन्फ्यूज़। फिक्स का मतलब क्या है कि आप ऐसा कर दो कि भाई आपका प्रॉब्लम सेम चीज़ बार-बार पूछे ही ना। बात समझ रहे हो? देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। मान लो मैं आपसे इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दिन में 1000 बार पूछ रहा हूँ, दिन में 1000 बार। तो एक काम क्या करो, आप एक बार करोगे भाई, आप एक बार स्टोर कर लोगे और जितनी बार पूछना आप बता दोगे मुझे कि अभिनव ये होती है, ये होती है। या आप मुझसे बोलो अभिनव भाई क्यों बार-बार पूछ रहे हो मुझसे यार, एक बार ले लो, और क्यों बार-बार दिन में क्यों 1000 बार पूछ रहे हो मुझसे? 2 तरीके हैं, राइट? वही करता है काम डायनामिक प्रोग्रामिंग। कैसे करता है, कैसे होता है, वो हम आगे समझेंगे। अब पहले तो आते हैं कि हमने एक चीज़ समझी, ग्रीडी प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, वो हमने पहले पढ़ा था। अब जो ग्रीडी एल्गोरिथम है और जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, दोनों ही टेक्निक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है। मतलब ये दोनों ऐसा नहीं है कि नहीं स्पेसिफिक एक एल्गोरिथम है, ऐसे कि बाइनरी सर्च थी या बबल सॉर्ट थी या ये डेटा स्ट्रक्चर है, नहीं। ये टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। क्या है? दीज आर टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं। बात समझ में आ रही है? अब इनमें डिफरेंस, अब देखो जो ग्रीडी एल्गोरिथम होता है ना, दैट लुक्स फॉर लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन अदर वर्ड्स ग्रीडी चॉइस। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एक जगह पे खड़े हुए हो, आप एक जगह पे खड़े हुए हो और यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। और दोनों रास्ते लास्ट में जाके सेम जगह पे मिलते हैं जहाँ पे आपको जाना है। दो रास्ते हैं, ठीक है।
अब एक रास्ता जो है वो बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया मतलब प्रॉपर अच्छी सी रोड है, और एक रास्ता इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। एक रास्ता ये है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अभिनव यार इसमें तो गड्ढे हैं, इससे क्यों जाऊँ मैं इससे जाऊँगा। आप चले गए। ये था ग्रीडी अप्रोच कि अभी जो आपको बेटर लग रहा है, जो अभी आपको बेस्ट लग रहा है, मैंने वो पाथ ले लिया और मैं चला गया। और ऐसा नहीं कि चीज़ गलत होती है। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ प्रॉब्लम्स में सही होती है। मान लो अगर ये ऐसा होता कि ये पूरी रोड सही होती, ये पूरी रोड खराब होती, तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। आप बिल्कुल सही रास्ते पे गए थे। पर अगर बाय चांस ऐसा होता कि मान लो ये रोड आगे से तो सही दिख रही है, आगे जाके ये रोड बंद है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर तो भले ही कितनी अच्छी रोड हो, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं सकते हो। आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है? तो ग्रीडी प्रॉब्लम क्या होता है? ग्रीडी प्रॉब्लम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर आपकी पूरी रोड सही है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने से आगे। पर कभी-कभी क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपने अभी तो सब कुछ सही लग रहा है, आगे जाके हो सकता है वो जो हमने डिसीज़न लिए वो आपको मतलब वो आपको बाद में गलत डिसीज़न लगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सारे पॉसिबल सॉल्यूशन देखता है। वो सही सड़क भी देखेगा और वो खराब सड़क भी देखेगा। समझ में आ रही बात? और फिर जो बेस्ट होगा वो निकालेगा। इसीलिए डीपी के जो अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, आई एग्री। ग्रीडी सोल्यूशन की बात करें तो हमने बहुत सारे एल्गोरिथम पढ़े हैं। हमने जैसे कि आपका प्रिम्प पढ़ा, ठीक है, हमने डाइक्स्ट्रास पढ़ा, ये सारे ग्रीडी एल्गोरिथम ही थे। ठीक है, सारे ग्रीडी है। अब आते हैं कि भाई ठीक है, समझ गया बिना, बाकी ये थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग समझ सकते हो यहाँ से। बाकी मैंने आपको थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल लेके बता दिया, बाकी वही चीज़ आपको थ्योरी फॉर्म में दे रखा है, ग्लोबल ऑप्टिमम एंड काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यार नीड क्या है? तो आपको मैं नीड बता दी, पहले ही बता दी मैंने आपको नीड, कि भाई नीड ये होती है कि आपके पास कभी-कभी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपकी डीपी यूज़ होती है, ठीक है? अच्छा, उसका एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है? तो हमने जो है, अगर आपको याद हो, तो जब हमने रिकर्जन पढ़ा था, तो रिकर्जन पढ़ने के टाइम पे हमने एक फिबोनाची प्रॉब्लम पढ़ा था। डू एनीवन रिमेंबर्स? हमने एक फिबोनाची प्रॉब्लम पढ़ा था। फिबोनाची क्या था? तो फिबोनाची बेसिकली सीरीज थी। फिबोनाची वाज अ सीरीज जिसमें पहले दो नंबर 0 1 थे, और जो अगला नंबर था वो पिछले दो का सम था। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी सीरीज थी, ठीक है। और इसको आपने सॉल्व कैसे किया था? तुमने कहा था भाई कि अगर मान लो n अगर 0 है तो आंसर दे दो 0, अगर n 1 है तो आंसर दे दो 1, अदरवाइज बोल दो कि फिबोनाची ऑफ n जो है, फिबोनाची ऑफ n जो है वो फिबोनाची ऑफ n - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n - 2 है। दैट इज व्हाट वी डिस्कस। याद है किसी को? यही डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है। अब यार इसमें क्या था, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ वैसे वो प्रॉब्लम का। तो मैंने लेक्चर का बना लिया है यहाँ पे कॉम, बट आई डोंट थिंक इसका कोई नीड आएगा, बिकॉज हमें मोस्टली डीपी में सारे प्रैक्टिस करने हैं प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है। हाँ, तो ये हमारा था यार फिबोनाची वाला प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप अगर आप अपना सेकेंड लेक्चर देखो रिकर्जन का, तो वहाँ मैंने इसको डेफिनेटली सॉल्व करा होगा, ठीक है। अब यार इस प्रॉब्लम में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तो अगर मैं उसको आपको उसका ड्राई रन दूँ कि कैसे काम करता था, तो मैं आपको इसका ड्राई रन देता हूँ, और ये रिकर्सिव कोड है ऑब्वियसली, मैं आपको इसका ड्राई रन देता हूँ। तो ये आपका कोड है, ठीक है। तो मान लो कि आपसे कोई बंदा फिबोनाची ऑफ 6 की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम करेगा क्या? ये प्रॉब्लम फिबोनाची 6 के लिए अगर मांग रहा है कोई बंदा, तो ये प्रॉब्लम फिबोनाची ऑफ 5 के लिए कॉल करेगा और फिबोनाची ऑफ 4 के लिए कॉल करेगा। 5 के लिए कॉल करेगा, 4 के लिए कॉल करेगा, ठीक है। अब 4 के लिए क्या करेगा कि वो फिबोनाची 5 के लिए क्या करेगा, फिबोनाची 4 के लिए कॉल करेगा और फिबोनाची ऑफ 3 के लिए कॉल करेगा। यहाँ पर वो फिबोनाची ऑफ 3 के लिए कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 के लिए कॉल करेगा। फिर यहाँ पर वो फिबोनाची ऑफ 3 के लिए कॉल करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 के लिए कॉल करेगा। यहाँ पर वो फिबोनाची ऑफ 2, बेसिकली हर फिबोनाची अपने n-1 और n-2 के लिए कॉल करेगा। इस तरीके से आपका ट्री बना काफी बड़ा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी रिकर्जन कॉल हो रही है। अब देखो, अगर तो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बार काउंट हो रही है, तब देखोगे कि फिबोनाची 1 की वैल्यू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार।
तो फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू 8 बार कॉल हुई और फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू भी आई थिंक नहीं 1 2 3 4 यहाँ पे हाँ 1 2 3 4 5 फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू 5 बार कॉल हुई। चलो फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची 0 तो बेस केस है, कितनी बार भी कॉल होगी तो ऑर्डर ऑफ 1 में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पता करूँ कि फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू कितनी बार कॉल हो रही है, तब देखना जो फिबोनाची ऑफ टू है उसकी वैल्यू अगर देखोगे आप तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 बार कॉल हो रही है। या अगर मैं आपको फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू बताऊं तो 1 बार 2 बार 3 बार कॉल हो रही है। फिबोनाची ऑफ 4 की वैल्यू बताऊं तो 2 बार कॉल हो रही है। आई थिंक 2 वाली 4 ही बार हो रही होगी, पर कोई नहीं, ठीक है। देखो यार होता क्या है कि अगर आप सेम चीज को बार बार कैलकुलेट कर रहे हो, अब देखो फिबोनाची ऑफ 4 या फिबोनाची ऑफ 3 या जितने फिबोनाची नंबर्स हैं उनकी वैल्यू तो हमेशा चेंज सेम रहेगी, अभी चेंज तो होगी नहीं। तो आप बार बार कैलकुलेट क्यों कर रहे हो भाई, बार बार रिकर्जन कॉल क्यों कर रहे हो? मान लो अगर आपने यहाँ पर ये रिकर्जन कॉल करके फिबोनाची 4 की वैल्यू निकाल दी थी, तो आपने दोबारा सेम रिकर्जन कॉल क्यों किया? ये वाला रिकर्जन कॉल और ये रिकर्जन कॉल सेम ही तो है भाई, क्यों इतना बढ़ा रहे हो? और इसीलिए इस प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 to the power n होती है। मैंने आपको बताया भी था जब हमने रिकर्जन पढ़ा था, प्रूफ भी कराया था, राइट। जबकि प्रॉब्लम आपको ऑर्डर ऑफ एन में हो जाना चाहिए, बिकॉज एक सिंपल लूप ही तो है भाई, एक सिंपल सी लूप ही तो है यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ 2 to the power n क्यों चाहिए आपको, ऑर्डर ऑफ एन में कर लो। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप सेम चीज को सेम वैल्यू की फिबोनाची वैल्यू बार बार कैलकुलेट करने का ट्राई कर, अब ट्राई कर रहे हो कि बार बार सेम चीज की वैल्यू कैलकुलेट हो, फाइंड हो, ठीक है। अब यार इससे प्रिवेंट कैसे करा जाए, कैसे इस चीज से बचा जाए, ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखो दो तरीके होते हैं एज आई टोल्ड यू, एक होता है मेमोराइजेशन, एक होता है टैबुलेशन। दोनों अप्रोच समझेंगे। पहले समझते हैं मेमोराइजेशन अप्रोच। मेमोराइजेशन जो होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है यार कि मैंने क्या बोला, देखो मेमोराइजिंग का मतलब क्या, मेमोराइज याद करना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपसे कोई बंदा सेम चीज बार बार पूछ रहा है तो या तो आप उसको याद कर लो, मतलब कहीं पर लिख लो और रिटर्न कर दो आंसर, और या तो आप वो चीज़ अवॉइड कर दो, मतलब होए ना, बार बार पूछे ही ना बंदा, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं एक स्पेसिफिक जो भी आउटपुट होता है, जो भी वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, जो बार बार पूछी जा सकती है, मैं उसको कहीं स्टोर कर लूंगा और जितनी बार भी वैल्यू पूछी जाएगी मैं उसको आंसर में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, हम क्या करते हैं, हमें अगर यहाँ पे फिबोनाची ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एन है 5, मुझे फिबोनाची ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं यार, हम एक डीपी एरे ले लेते हैं, मतलब नाम कुछ भी रख सकते हो आप, यू कैन पुट इट एट डीपी ऑल्सो, यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। एक एरे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी आपके रिकर्जन कॉल हैं उनकी जो रिजल्ट है उनको हम इस डीपी एरे में स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर सेम चीज़ बार बार पूछी जाए तो दिक्कत ना हो। और जो डीपी एरे का साइज है वो n+1 होता है, ठीक है। और इनिशियली हम इसमें -1 रखते हैं, तो -1 का मतलब है कि भाई इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं है, इनिशियली हमें नहीं पता कि भाई फिबोनाची 2 क्या है, फिबोनाची 3 क्या है। और जब भी हमें वो वैल्यू मिल जाएंगी तो हम उसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जैसे 2 की जगह रख देंगे जो भी आई थिंक 1 होता है, 3 की जगह रख देंगे 2, 4 की जगह रख देंगे 3 और 5 की जगह रख देंगे 5, ठीक है। तो अब आते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें ना, यहाँ पे तो हम लोग सेम फिबोनाची क्वेश्चन रख रहे थे, यहाँ पर हमें एक नया फंक्शन लेना पड़ेगा, और सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी उस फंक्शन में, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन आ गया। अब हम मेन फंक्शन में क्या करेंगे, एक डीपी एरे ले लेंगे -1 × n। तो हमने -1 × n साइज की एक डीपी एरे, बेसिक डीपी एरे ले ली, ठीक है। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्जन वाले, तो हम n के साथ साथ इस डीपी एरे को भी पास कर देंगे। समझना, पहला स्टेप ऑफ मेमोराइजेशन मैं लिख देता हूँ। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोराइजेशन इज टू क्रिएट डीपी एरे एंड सेकेंड इज पास इट एवरीवेयर, सब जगह पास कर दो। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर पास कर दिया, मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर पास कर दिया। तो हम सब जगह पास कर देंगे डीपी एरे, सो दैट हमारे रिकर्जन कॉल में डीपी एरे आ जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं, मान लो कि मैंने कॉल किया फिबोनाची ऑफ 4, ठीक है।
अब देखो बाकी कोड सब सेम है, तो क्या करेगा फिबोनाची 5 क्या करेगा, फिबोनाची 5 4 को कॉल करेगा, और जब 4 हो जाएगा 6 को कॉल करेगा। अब फिबोनाची 4 करेगा, फिबोनाची 3 को कॉल, 3 करेगा 2 को कॉल, 2 करेगा 1 को कॉल। अब जब 2 1 को कॉल करेगा तो उसको फिबोनाची ऑफ 1 से मिल जाएगा 1, और 0 को कॉल करेगा तो वहां से उसको मिल जाएगा 0, मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब फिबोनाची 2 के लिए कॉल गई, अच्छा सॉरी 0 1 के लिए 1 मिलेगा, हाँ, तो 1 के लिए मिल गया 1, 0 के लिए मिल गया 0। तो जो टोटल वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है फिबोनाची ऑफ 2 की, वो हो जाएगी 1, और उसको ऊपर रिटर्न कर देगा। अब हम रिटर्न तो करेंगे ऊपर ये वैल्यू, रिटर्न करने के पहले हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को डीपी ऑफ एन में स्टोर कर लेंगे। जो भी डीपी है जिसके लिए वैल्यू कैलकुलेट की गई है, हम उसमें उसको स्टोर कर लेंगे और तब रिटर्न करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे डीपी ऑफ 2 निकाला था, तो हमने उसके यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब डीपी 2 की वैल्यू होगी 1, 1 मतलब कि ये कैलकुलेट हो चुका है, दोबारा कैलकुलेट मत करना। समझ चुके हो? ठीक है। अब देखो, अब 3 के लिए 2 हो चुका है, तो 3 करेगा 1 को कॉल। अब 1 तो एक बेस केस था, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो 1 और 0 के लिए बाय बेस केस बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ से ले लो। तो 1 के लिए 1 आया। अब अगर 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 1 आया, तो ये हो जाएगा 2, तो वो भी यहाँ पे अपडेट, तो रिटर्न करने के पहले हम अपडेट कर रहे हैं उसको। ठीक है। अब ये 2 ऊपर गया, अब 4 के लिए 3 हो गया, अब 4 करेगा 2 ऊपर। अब देखो, अब जब ये फिबोनाची ऑफ 4, उसको 3 से वैल्यू मिल गई, अब वो 2 को कॉल करेगा। अब देखो 2 के लिए फिर से रिकर्जन कॉल नहीं होगी, नहीं होगा। क्या जब वो 2 के लिए कॉल करेगा तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे, अगर डीपी ऑफ एन -1 नहीं है, अगर डीपी ऑफ एन -1 नहीं है, वो -1 के इक्वल नहीं है मान लो, ठीक है, मतलब कि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम बिना कैलकुलेट किए उसे रिटर्न कर देंगे। क्योंकि देखो ये जो 2 था, इसकी वैल्यू -1 नहीं है, 1 है, मतलब हमें ऑलरेडी पता है, तो हम रिकर्जन कॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे, कैलकुलेशन बच गई। और 3 के लिए यहाँ पे 4 के लिए 3 आ गया, आ गया। अब सिमिलरली जब फिबोनाची ऑफ 5 करेंगे, तो फिबोनाची ऑफ 5 क्या करेगा, वो कॉल करेगा फिबोनाची 3 को। अगेन फिबोनाची 3 तो भाई साहब हम स्टोर कर चुके हैं ऑलरेडी 2, तो वो यहाँ से 2 दे देगा, कैलकुलेट फिर से वो 2 1 और पूरी कॉल नहीं करेगा, तो कोई भी डुप्लीकेट कॉल नहीं होंगे, और फाइनल यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पे 5, और जो भी आंसर है वो आपका फाइनली रिटर्न हो जाएगा। तुमने क्या किया, पहला स्टेप था क्रिएट डीपी अरे, पास इट, एंड थर्ड क्या था, असाइन टू डीपी बिफोर रिटर्निंग। सो जब भी आपको वैल्यू को कैलकुलेट करो, उसको डीपी डीपी अरे में असाइन कर दो, ठीक है। एंड एक चीज और लगानी होती है कि चेक डीपी। जब भी कोई रिकर्जन कॉल आ रही है, आप पहले डीपी अरे चेक करो, अगर वो -1 नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, तो उसे आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो, उसको आप सिंपली रिटर्न कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई ये था आपका मेमोआइजेशन अप्रोच, इसको हम बोलते हैं अप्रोच ऑफ मेमोआइजेशन। ओ, हमें n+1 साइज का बनाना है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो डीपी अरे बन रही है आपकी, इधर भी देखो आप, तो वो n+1 साइज की बन रही है, तो क्योंकि उसमें इंडेक्सेस 0 से 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो डीपी अरे आप वो बनाते हो जो वेरिएबल चेंज हो रहे थे। आप देखो इस रिकर्जन कॉल में देखो, अगर आप तो n की वैल्यू चेंज हो रही है रिकर्जन कॉल में, इसीलिए आपने डीपी में सिर्फ n के लिए बनाया। अगर दो चेंज हो रही हो तो दो बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं 2D डीपी, वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब यार ये तो आपका है मेमोराइजेशन। इसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम हर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आएगी वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन आएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और इसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें रिकर्जन हो रहा होता है, रिकर्जन तो आपका टॉप डाउन होता ही है, जहां पर आप एन स्टार्ट कर रहे हो, n-1 और n-2 आ रहे हो, तो इट्स अ टॉप डाउन थिंग, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। मेमोराइजेशन मीन्स टॉप डाउन अप्रोच। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कि अभी हमने ये तो समझ गए हम कि किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बंदा अगर दोबारा बोले या कितनी बार पूछे तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब ये बताओ टेबुलेशन अप्रोच क्या है। अब देखो गाइस, होता क्या है कि जो ये आपका अप्रोच है ना, रिकर्जन वाला, तो जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है जो ये जो प्रॉब्लम होती है,
ये सिर्फ रिकर्जन में आती है क्योंकि रिकर्जन में आप बहुत सारे रिकर्जन कॉल कर रहे होते हो तो हो सकता है कि दो सेम रिकर्जन कॉल चली जाएं, ठीक है, वहां पर आती है आपकी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम जो होती है ये आपकी लूप्स के थ्रू नहीं होती। अगर आप सेम क्वेश्चन को लूप्स के थ्रू इंप्लीमेंट करो तो वहां पर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आती। एंड दैट इज व्हाट टैबुलेशन इज। तो टैबुलेशन में क्या होता है यार कि आप लूप्स का यूज करते हो इंस्टेड ऑफ रिकर्जन, और जेन्युइन भी है। तो अगर हमें क्या निकालना है, मान लो हमें निकालना है nth फिबोनाची नंबर, मान लो n5 है यहाँ, तो हम टैबुलेशन में क्या करते हैं, हम टैबुलेशन में भी सेम काम करते हैं सॉरी तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हम टैबुलेशन में क्या करते हैं कि हम एक लूप लेते हैं सेम n+1 साइज की, सेम n+1 साइज की। तो कोई अगर आप चाहो तो टैबुलेशन वालों बेस केस पहले समझ सकते हो। तो बेस केस क्या था, दिस वाज द बेस केस राइट। तो यहाँ पे आप बेस केस लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, आप एक डीपी अरे ले लो -1 की n+1 साइज की, ओके। अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है ऐसा, इसमें आपको n-1 ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी एरे भी काम करती है, बट रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सही है। तो डीपी आ गया 0, 1, ओके। अब देखो तो एक बात समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमें पता है कि भाई जीरो इंडेक्स जीरो होता है, फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट होता है, तो हमने जीरो इंडेक्स जीरो रख दिया, dp ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, dp ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इतना काम हो गया, जीरो इंडेक्स जीरो फर्स्ट इंडेक्स 1, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है, आपको इंडेक्स नंबर 2 से लेके एंड तक निकाल, एंड तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला देंगे 2 से लेके एंड तक, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो फिबोनाची ऑफ 2 है उसकी वैल्यू क्या। तो अगर आप i पे हो, जो फिबोनाची i की वैल्यू है वो i-1 प्लस i-2 होगी। तो हम बोल देंगे भाई कि dp ऑफ i की वैल्यू dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 1 1, फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यार ये होता है आपका अप्रोच, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब लास्ट में जो भी आपकी डीपी ऑफ एन की वैल्यू है उसे आप रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो वही सेम काम सिर्फ लूप से भी हो गया। अब आपको जरूर लग रहा होगा अभिनव यार कि जब इतना इजी था लूप के थ्रू तो आपने उसको रिकर्जन से क्यों किया। यार देखो होता क्या है ना कि ये प्रॉब्लम तो चलो इजी है आपके लिए, ये तो काफी इजी प्रॉब्लम है, बट जो एडवांस डीपी प्रॉब्लम होते हैं ना, जो डिफिकल्ट डीपी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यार आप डायरेक्टली लूप से नहीं कर सकते हो। इवन जो अगला ही प्रॉब्लम आएगा आप वहां पे देखना कि लूप डिफिकल्ट होता है। एंड एक्चुअली गाइस डायरेक्टली टैबुलेशन अप्रोच बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो रिकर्सिव अप्रोच है भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो बट काफी इंट्यूटिव होता है। आपको समझ में चीजें आ जाती है कि अच्छा हाँ ऐसे एन लिया, n-1 पे कॉल किया, n-2 पे कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर तो चलो मानता हूँ कि मैं लूप भी इजी था समझना, कर सकते थे आप। बट जब आप एडवांस प्रॉब्लम्स करोगे, जब आप हार्ड प्रॉब्लम करोगे, अभी हम देखेंगे अभी आगे आके कुछ हम लोग करने वाले प्रॉब्लम कई सारे, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, ऐसे करके काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं हमको समझने वाले, उनको हम करने वाले हैं। तो जब वहां आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली में ये इतना ईजी नहीं है। एक्चुअली में टैबुलेशन सीधे लिखना, सीधे लूप्स का सॉल्यूशन लिखना इज नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। इसीलिए हम पहले रिकर्सिव कोड लिखते हैं, फिर हम उस रिकर्सिव कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर मेमोराइज के बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो टैबुलेशन करते हैं। देखो टैबुलेशन फॉर श्योर बेटर होता है, क्यों टैबुलेशन बेटर होता है, क्योंकि टैबुलेशन अप्रोच में आपकी लूप यूज हो रही होती है, और जब हम लोग रिकर्जन यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शन कॉल होते हैं। तो जब हमने रिकर्जन पढ़ा भी था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो रिकर्जन है वो लूप से थोड़ा स्लो होता है। अगर मेरे पास दो कंपैरिजन है कि मैं रिकर्जन लूँ कि लूप लूँ, तो आप हमेशा लूप को चूज करना, क्योंकि लूप जो है वो हमेशा रिकर्जन से फास्ट होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ कि आपको मेमोराइजेशन लिखा हुआ है और टेबुलेशन लिखा हुआ है, तब टेबुलेशन को प्रेफरेंस दोगे, वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप यहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो इस वाले कोड की, लूप वाले कोड की, तो वो भी सेम है।
जिस तरीके से हमारे पास मेमोराइजेशन में ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ एन थी ना, सेम चीज आपकी यहाँ भी है, सेम चीज, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, उसमें कोई चेंज नहीं आया, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स थी, बट स्टिल टेबुलेशन बेटर होता है बिकॉज यहाँ पर लूप होती है, फंक्शन कॉल रिकर्जन नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसको लोग बॉटम अप अप्रोच क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या किया था हमने 5 से स्टार्ट किया, 4 पे आए, 3 पे आए, 2 पे आए, इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 0 1 निकाला, फिर 2 3 4 5, इसीलिए इसको हम लोग बॉटम अप बोलते हैं, उसको हम लोग टॉप डाउन बोलते हैं, बस नाम की फर्क है और कुछ ऐसा खास वो नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या क्या किया अभी तक हमने, अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, फिबोनाची प्रॉब्लम हम लोग कर ही रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसको सॉल्व किया रिकर्जन से, जो कि हमने लेक्चर 2 में पढ़ लिया था। तो जब हमने उसको रिकर्जन से सॉल्व किया, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो रिकर्जन से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। फिर हमने उसको किया मेमोराइजेशन से, हमने एक लूप लिया डीपी नाम का, उसमें स्टोर करा, और अगर सेम चीज़ दोबारा आ रही है तो उसको रिटर्न कर दिया, कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ पर भी आपकी ऑर्डर ऑफ n थी मेमोराइजेशन में भी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n थी, बिकॉज हम एक एक्स्ट्रा लूप ले रहे थे ना, एक्स्ट्रा एरे ले रहे थे डीपी नाम की। फिर हमने उसको किया टेबुलेशन से। अब देखो टेबुलेशन वैसे तो मेमोराइजेशन से बेटर होता है, एज ए टोल्ड कि वहाँ पे लूप होती है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहता है, वो तो इंटरनली वर्किंग फास्ट होती है बिकॉज रिकर्जन कॉल्स नहीं होते हैं, इतना फर्क है बस, ठीक है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो सेम ही रहता है, ओके। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन सेम चीज आ गई, ठीक है। अब यार देखो होता क्या है गाइस, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में, मैं ये नहीं बोल रहा सारे प्रॉब्लम्स में, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हमें एक्चुअली में टेबुलेशन अप्रोच में स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखो मेमोराइजेशन में स्पेस हमेशा जरूरी होता है, वहाँ पे आप स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो, पर टेबुलेशन में क्या होता है, इसलिए हम टेबुलेशन अप्रोच लिखते ही हैं कि टेबुलेशन अप्रोच में आप लोग स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी एन स्पेस जरूरत लगे। स्पेस ऑप्टिमाइज में आप इसको, टाइम तो वही रहेगा, टाइम में इससे ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, बट स्पेस आपकी कांस्टेंट हो सकती है, यस कांस्टेंट हो सकती है। कैसे? देखो बात समझना, ठीक है। देखो होता क्या है यार, कि अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो फिर से, तो हम क्या कर रहे थे, हम पहले दो नंबर्स पर ले रहे थे 0 1, हमने बेस केस में 0 1 ले लिया था, ठीक है। फिर हम अगला नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पर थे जब, ठीक है, तो हम अगला नंबर निकालने के लिए हम पिछले दो नंबर का ऐड कर रहे थे। जब मुझे ये नंबर निकालना था, मान लो ये वाला, तो मैंने सिंपली पिछले दो नंबर का ऐड किया, ठीक है। फिर जब मुझे ये निकालना था तो मैंने इन दोनों का ऐड किया, मुझे ये निकालना था तो मैं इन दोनों का ऐड किया। तो जब मैं कोई भी नेक्स्ट नंबर निकाल रहा हूँ तो मैं बस पिछले के दो नंबर्स का यूज करूँ, मुझे बाकी पीछे क्या उससे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके पीछे क्या है, लास्ट प्रीवियस दो क्या थे वो सबसे ज्यादा मैटर कर रहे हैं, राइट, मेक सेंस। और यार वही चीज आपकी यहाँ पर करनी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस होल डीपी एरे, हम दो वेरिएबल से स्टार्ट कर, मान लो वेरिएबल ए वेरिएबल बी, तो मैं एक वेरिएबल ए लूंगा जो कि मान लो यहाँ पर होगा, ये ए है और ये बी है। अब एक लूप चला के हम सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे भाई एक वेरिएबल सी ले लो जो कि ए प्लस बी होगा, तो हम एक वेरिएबल सी ले लेंगे जो कि इसको डिनोट करेगा ए प्लस बी, पिछले दो का सम। अब जब हम आगे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, तो जहां पे बी था वहां पे आ जाएगा ए, और जहां पे सी था वहां पे आ जाएगा बी, अगले रिकर्जन की। अब यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया, अब फिर निकाला तो सी ये आया, अब फिर आगे मूव कर दो, अब सी आएगा 3, अब फिर आगे मूव कर दो, फिर आएगा 5, फिर आगे मूव कर दो, तो लास्ट में जहां पर बी आपका एंड होगा दैट विल बी योर आंसर इन दिस केस। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है ए पे भी आ जाए, हो सकता है कि सी ही आए लास्ट वाला, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर हम लोग बिना स्पेस लिए भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कांस्टेंट स्पेस में। तो यार हमने इस प्रॉब्लम को चार तरीकों से सॉल्व किया। सबसे जो ज़्यादा टाइम लेने वाला था वो था रिकर्जन, उससे बेटर था आपका मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन से बेटर था टेबुलेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस बट इन टर्म्स ऑफ मतलब जो भी इंटरनल वर्किंग होती है, और उससे बेटर था
स्पेस ऑप्टिमाइज। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइज हमेशा काम नहीं करता है, कुछ कुछ सर्वर में करता है, ऐसा नहीं कि सर्वर में यूज होता है। देखो, अगर आप एक इंटरव्यू में यहाँ तक भी सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि जब आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में, तो जरूरी नहीं है यार कि आप उसको टैबुलेशन में कर लो और स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर लो। नहीं हो पाता है भाई। 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको डीपी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सोचना है, इंप्लीमेंट भी करना है, उसको ऑप्टिमाइज भी करना है, पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू में मेमोराइजेशन तक भी कर लेते हो ना, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व माना जाता है, बिकॉज देखो मेमोराइजेशन तक भी आपके इस टाइम तो ऑप्टिमाइज हो चुका है। हाँ, और अगर इंटरव्यू चाहता है कि आप बेटर करो, अगर वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा नहीं भाई इतना ही पढ़ लो, आगे ना पढ़ो, हमें कभी नहीं पूछा जाता, मैंने ऐसा नहीं कभी नहीं पूछा जाता। मैं कह रहा हूँ अगर डीपी में पूछा जाता है और अगर मेमोराइजेशन भी कर लेते हो तो मतलब चलता है, दिक्कत नहीं होती है। बट हो सकता है अगर इंटरव्यू सोच के आया घर से, नहीं भाई मैं तो इससे टेबुलेशन पूछूंगा, तो फिर मतलब खूब पढ़ना सब पड़ता है। बट टेबुलेशन सीधे लिखना बहुत मुश्किल होता है, एक टाइम पे आप लिखने लग सकते हो, जैसे अभी मैं लिख सकता हूँ जो क्लासिकल प्रॉब्लम के टेबुलेशन, बिकॉज मैंने काफी बार सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आपको भी सॉल्व है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस इज द की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यार आई होप कि फिबोनाची प्रॉब्लम की हेल्प से आपको जो ये अप्रोच है, सारों वेज ऑफ डीपी, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यार एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सिमिलर है फिबोनाची के, तो आई विल गिव दैट टू यू। तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है, बट मैं आपको एक बहुत बेसिक वाला देता हूँ। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है यार, क्लाइंब स्टेयर्स इसका नाम है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में मतलब एग्जैक्टली फिबोनाची है, मतलब आई एम नॉट सेइंग सिमिलर, आई एम सेइंग एग्जैक्टली फिबोनाची है। लिटरली मैं कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, एक चेंज करूंगा, इससे वही प्रॉब्लम चल जाएगा। लेकिन आई वांटेड कि आप लोग खुद से प्रॉब्लम ट्राई करो, समझो कि कैसे फिबोनाची है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वांटेड यू ऑल टू ट्राई दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन चेक। ओके, चलिए जी। तो ये तो आपका बेसिक्स आप समझ गए। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा पहला एजेंडा था आज के लेक्चर का, ये जो पहली हमारी स्लाइड थी एजेंडा वाली, कि भाई क्या होता है डीपी, क्या होता है ग्रीडी वर्सेस डीपी, नीड फॉर डीपी, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में उसको कर लिया, और साथ में हमने जो है फिबोनाची प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने उसको सेपरेट लिया है इसीलिए, हाउस रबर प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नैपसैक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो मेजर तीन मेजर की कॉन्सेप्ट्स हैं हाउस रबर के बाद में। एक है नैपसैक, फिर एक है LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस और उससे कुछ वेरिएंट्स, और एक है LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और उससे कुछ वेरिएंट्स। LIS को करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, आई विल ट्राई ऑल द वेज। ठीक है, एक डीपी का तरीका है और एक एक्चुअली में इसको हम लोग बाइनरी सर्च से, लोअर बाउंड से भी कर सकते हैं। लोअर बाउंड याद है ना, पढ़ा था हमने बाइनरी सर्च के टाइम पे। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉल्ड हाउस रॉबर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है, सो आई वांटेड टू टेक दैट अप इन अ सेपरेट। सो इसका लीड कोड पर प्रॉब्लम है, ये रहा हाउस रॉबर। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ लाइन से कुछ हाउसेस दे रखे हैं, कुछ घर हैं लाइन से बने हुए हैं, और हर घर के पास कुछ पैसा है। ठीक है, हर घर के पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, अब आप एक चोर हो, यू आर अ रॉबर। आप एक चोर हो और आपको उन सारे घरों में चोरी करनी है। अब एक्चुअली आप सारे घरों में चोरी नहीं कर सकते, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी दो एडजेसेंट हाउस में चोरी नहीं कर सकते हो, आप किसी भी दो अगल बगल वाले हाउसेज में चोरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो पुलिस आ जाएगी। तो मेनली आपको क्या करना है, आपको एक एक घर छोड़ के, मतलब एक छोड़ो, दो छोड़ो, 10 छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगल बगल दो घर नहीं होने चाहिए। तो अगर आपने अगल बगल के दोनों घरों में चोरी कर ली तो भाई आप गए। ठीक है, तो आपको घरों में चोरी करनी है और उनसे जो पैसा है उसको उनसे चोरी करना है, लूटना है। बट आप कोई भी दो अगल बगल घरों को चोरी नहीं कर सकते, और ऐसा करके आपको बताना है कि अगर मैं दो अगल बगल घरों को चोरी नहीं करता हूँ तो कितना मैक्सिमम पैसा मैं रॉब या चोरी कर सकता हूँ। ये है आपका प्रॉब्लम। तो मैं एक पहले अच्छा टेस्ट केस लेता हूँ, इनके तो काफ़ी खराब टेस्ट केस हैं, और उसके जो आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूजिंग ऑल द थ्री वेज। सबसे पहले समझेंगे रिकर्जन, फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। इवन इसको हम चारों तरीके से कर सकते हैं, रिकर्जन, फिर मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, फिर स्पेस ऑप्टिमाइज टैबुलेशन। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होगा यार। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट कैन वी डू हियर इज, मान लेते हैं मैंने आपको पहले एक एरे देता हूँ, लेट मी गिव यू एरे। सो मान लो कुछ इस तरीके से 5 3 1 8
6 2 9 4। मान लो ये आपकी एरे है, ठीक है, मतलब ये आपके हाउसेज हैं। कितने हाउस हैं? तो भाई साहब 8 हाउसेज हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ हाउसेस को रॉब करना है, मतलब चोरी करना है कुछ घरों में, सो दैट आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हो। अब बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि अब ना भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं ऑल्टरनेट हाउस उठा लूंगा। एक बार मैं इवन नंबर ऑफ हाउस लूंगा, एक बार मैं ऑड नंबर ऑफ हाउस लूंगा। तो मैं बोलूंगा भाई अभिनव एक काम करो, अगर अगल बगल का हाउस नहीं लेना ना तो एक काम करते हैं यार, एक बार ये हाउस ले लेते हैं, ये सारे, एक बार ये सारे हाउस ले लेते हैं। अब जब मैं ये सारे हाउस लूंगा तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं क्या करूंगा कि इसका सम हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 6 12, और 12 + 1 21। ये आपका हो गया। या फिर मैं ऑड नंबर के हाउस ले लूंगा, या तो इवन नंबर या ऑड नंबर। ऑड नंबर सम कितना आएगा? ऑड नंबर से आएगा 10 और 17। तो बोलोगे अभिनव यार 21 जो है वो बेस्ट सम है, 21 लूंगा, इससे मुझे जो है बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, मतलब मुझे इससे अच्छा नहीं मिल सकता है 21 जो मैक्सिमम। बट गाइज ऐसा नहीं होता है, इससे बेटर भी आपको सम मिल सकता है। कैसे? तो अगर आप इसकी जगह पे, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, अगर आप इसकी जगह पे एक ये वाला घर लो, उसके बाद दो छोड़ दो, दो छोड़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, फिर ये वाला लो, और फिर आप ये वाला लो। अगर आप ये करते हो, ठीक है, देन यू विल सी कि जो आपका सम आएगा वो क्या आएगा, 5 + 8 + 9 22 आए। भले ही एक ज़्यादा हुआ, पहले 21 आ रहा था, बट हुआ तो ज़्यादा। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि ऑल्टरनेट हाउस लेना इज नॉट द ऑलवेज ऑप्शन। तो देखो यार, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे नॉर्मल रीडी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये आपका डीपी का प्रॉब्लम है। हमें काइंड ऑफ सारे पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि हम किस तरीके से करें। हम करेंगे क्या, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि हम इसका रिकर्सिव कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसका रिकर्सिव कोड लिखूंगा, फिर उस रिकर्सिव कोड को ऑप्टिमाइज करके टैबुलेशन करूंगा, और फिर हम देखेंगे उसको हम स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी फिबोनाची में ये चीज़ बता दी है। मैं तो चाहता हूँ आपको एक एग्जांपल और दूँ। तो यार हम हर प्रॉब्लम में तो नहीं कर सकते हैं कि चारों अप्रोच लिखें, मतलब क्योंकि हर प्रॉब्लम करने में आधे घंटे लग जाएंगे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बट अभी क्योंकि बेसिक दो प्रॉब्लम है तो मैं आपको सारे अप्रोच बता दूंगा, सारे कैसे कर सकते हैं। आगे एक प्रॉब्लम में मैं भी आपको मेमोरीज बता दूंगा, किसी में टेबलेशन बता दूंगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग हाउस ऑर्डर के लिए। सो फॉर द हाउस ऑर्डर प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे कि हम एक हम रिकर्जन कोड यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और उस रिकर्जन कोड में क्या करेंगे, एक तो ऑब्वियसली नम जाएगा, नंबर ऑफ जो भी आपकी लिस्ट है, और एक जाएगा आपका करंट हाउस, कि आप करेंटली किस हाउस पे हो, ठीक है। दो चीजें जाएंगी। अब यार देखो, सॉरी, ठीक है, अब देखो क्या होगा इस, अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा रिटर्न कर देंगे, सिंपली आंसर जो भी आएगा। मैं सेपरेट फंक्शन इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज रिकर्जन कॉल होगी तो हम सेम पे नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जीरो वाले हाउस से स्टार्ट करें, तो हम बोलेंगे भाई मैं करेंटली मेरा आई जो है वो जीरो वाले हाउस पे है, और कैलकुलेट करो कितना मैक्सिमम मनी मुझे मिलेगा, ठीक है। अब मान लो आप जीरो वाले हाउस पे हो, ठीक है, यहाँ पर हो, मतलब आप रिकर्जन जीरो पे हो। अब देखो आपके पास दो चॉइस होती हैं, इसको हम बोलते हैं टेक और नॉट टेक केस। तो अगर आप हाउस नंबर जीरो पे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इस हाउस नंबर जीरो को रॉब कर लो। क्या कर लो? आप इस हाउस नंबर जीरो को रॉब कर लो, मतलब इससे सामान चोरी कर लो। तो अगर आप इस हाउस नंबर जीरो को रॉब करोगे, इससे सामान चोरी करोगे, तो आपको ये 5 रुपए तो मिल जाएंगे, बट फिर आप अगले घर पे नहीं आ सकते हो, फिर आपको एक घर छोड़ के आना पड़ेगा, मतलब फिर आपको हाउस नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि भाई एक तो आपका है टेक केस। टेक केस क्या है कि आपने क्या किया, आपने आपने जो करंट हाउस था उसका सामान चोरी कर लिया, बट फिर आप एक घर छोड़कर I+2 पे चले गए, मिनिमम 2 जम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा केस है आपका नॉट टेक केस। मान लो आपने कहा भाई कि नहीं मैं इस हाउस को नहीं लूंगा। अब अगर आप इस हाउस को नहीं लेते हो फिर आप अपने अगले वाले हाउस को ले सकते हो। दूसरा केस क्या आ गया कि आपने वो हाउस नहीं लिया और आप रिकर्जन ऑफ 1 पे चले गए। तो आपने यहाँ पर बोला कि भाई नॉट टेक केस जो है वो है सिंपली अगले रिकर्जन पे जाओ, करंट वाला ना लो।
करंट वाला बना लो, ठीक है। अब इसमें बेस केस क्या होगा कि जब आपका आई पूरा लेंथ एन तक पहुंच जाएगा तो आप रिटर्न कर दो जीरो, कि भाई अगर सारे हाउसेस पूरे हो चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, ठीक है। या में बड़ा भी चला गया, ठीक है। और इसके अलावा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा मिनिमम ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ टेक एंड। तो दोनों ही केसेस में जहां से मैक्सिमम आपको आंसर मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मान लो अब ये गया, ठीक है। अब रिकर्जन टू ही बोलेगा भाई दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसको ले लूँ, रिकर्जन टू कहाँ पर है, ये है। तो अगर मैं लूंगा तो हो जाएगा 6 प्लस रिकर्जन ऑफ 4, क्योंकि अपने जो दो और आगे जाना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं लूंगा तो हो जाएगा 5 प्लस रिकर्जन ऑफ 8 का रिकर्जन ऑफ 3, ठीक है। एक आगे यहाँ अगेन लूंगा अगर वन को तो हो जाएगा 3 प्लस रिकर्जन ऑफ 3, नहीं लूंगा तो हो जाएगा रिकर्जन ऑफ 2। तो इस तरीके से टेक और नॉट टेक के जाएगा, और जिस भी केस से फाइनल आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, कि मान लो मैंने कहा इसको लेना लेना था, इसको नहीं, इसको नहीं, फिर इसको लेना था, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा मैं सारे कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूँ, और जो भी कॉम्बिनेशन आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर मैक्स में रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ प्रॉब्लम को, सो इट विल गिव द राइट आउटपुट, ठीक है। बट यार ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप रिकर्जन यूज कर रहे हो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n है। देखो सेम रिकर्सिव ट्री बन रहा है ना, अब इसको ना प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, देखो आप यहाँ पर रिकर्जन ऑफ 2 दो बार हुआ, रिकर्जन ऑफ 3 दो बार हुआ, यहाँ भी आपके सेम रिकर्जन बार बार होंगे। तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं भाई साहब, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे किया था, यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, क्रिएट डीपी, पास, असाइन टू डीपी, चेक। मतलब क्या करेंगे, समझना, चारों से समझना, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले डीपी अरे बना लो। अब देखो डीपी अरे किसके बेसिस से बनती है, तो डीपी अरे उस वेरिएबल बेसिस बनती है जो कि चेंज हो रहा हो। तो देखो आप जो नम्स की वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं हो रही किसी भी रिकर्जन कॉल में, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, और जो आई की वैल्यू की रेंज है वो 0 से लेके n-1 तक है। हाँ, जैसे ही वो n या उससे बड़ा होगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक डीपी अरे ले लेंगे, ठीक है, एक डीपी अरे ले लेंगे -1 n साइज, n क्या है, n बेसिकली लेंथ ऑफ नम्स है, ठीक है। और हम उस डीपी अरे को, तो पहला हो गया हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। फिर हम उसको पास कर देंगे सब जगह, देन वी विल पास दैट डीपी अरे एवरीवेयर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पास कर दिया। फिर आंसर रिटर्न करने के पहले हम उसे डीपी अरे में असाइन करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे। एक चीज ये हो गई। और लास्ट होता है स्टेप कि अगर डीपी ऑफ आई -1 नहीं है तो उसको बिना कैलकुलेट किए रिटर्न कर। तो इस पूरे चीज से हम लोग यहाँ पर मेमोराइजेशन लगा रहे हैं, ये को समझ लो कैसे मेमोराइजेशन लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी तो, ठीक है। ठीक है, तो यार इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हाउस रोल में मेमोराइजेशन लगाते हैं, ठीक है। अब यार मेमोराइजेशन हो गया, अब आते हैं टेबुलेशन कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, सारे अप्रोच सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले रिकर्जन कर लिया, रिकर्जन मेमोराइजेशन लगा दिया, मेमोराइजेशन वाली चीज को हम ऊपर रखते हैं, वो रखा हुआ है। अब इसमें लगा रहे हैं टेबुलेशन। अब देखो टेबुलेशन कैसे हम करते हैं, उसमें हम लोग लूप लेते हैं, और मेमोराइजेशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बॉटम हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। टेबुलेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, मान लो ये आपकी एरे है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले तो डीपी एरे बना लूंगा, सेम साइज की, एन साइज की डीपी एरे बना ली, ठीक है। अब मैं इस डीपी एरे में ये कैलकुलेट करूंगा भाई एक पर्टिकुलर हाउस तक कितना मैक्सिमम मनी आप रॉब कर सकते हो। तो ये आपके सारे हाउसेज हैं, मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी डीपी एरे है, ठीक है, दिस इज योर डीपी एरे। सो अब क्या करोगे, यू विल राइट dp इज इक्वल टू ब्लैंक इनटू n, n मतलब आपका लेंथ ऑफ नम्स है, या मैं एक काम करता हूँ उसका वेरिएबल ले लेता हूँ, काफ़ी जगह यूज होता है। इनिशियली 0 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर केस पहले ही देख लेते हैं। देखो कॉर्नर केस क्या होगा
कि अगर मान लो सिर्फ एक है n की वैल्यू, मतलब सिर्फ एक हाउस है, सिर्फ एक हाउस है। अब अगर सिर्फ एक हाउस है तो भाई क्या आपको कैलकुलेट करना है, क्या कर रहे हो? फिर आप सिंपली जो भी उस एक हाउस की वैल्यू है बेचारे की, वही चोरी कर लोगे। फिर क्या करना, रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम डीपी अरे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि जब यहाँ पे जीरो वगैरह आएगा, जब यहाँ पे जीरो वगैरह आएगा इस तरीके से, तो इन्हीं से जीरो रखो एमिटी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर करेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर हाउस तक आप कितना मैक्सिमम मनी रॉब कर सकते हो, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि हाउस नंबर जीरो तक कितना मैक्सिमम मनी रॉब हो सकता है। अब देखो हाउस नंबर जीरो तक तो एक ही हाउस है, एक ही हाउस है, तो जितना उसका मनी रॉब हो जाएगा तो 5 हो जाएगा आंसर। तो डीपी ऑफ जीरो जो है वो नम्स ऑफ जीरो के इक्वल हो जाएगा, पहला बेस केस। दूसरा बेस केस क्या है कि अगर दो हाउसेस तक की बात करें तो कितना मैक्सिमम रॉब कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे अब ना 8, पर भाई 8 कैसे, दोनों को नहीं कर सकते, दोनों अगल बगल है, कोई एक करना पड़ेगा। किसको करोगे? अगर आपके पास दोनों हाउसेस हैं तो किसको रॉब करोगे? इसको, 5 वाले को, ज़्यादा मनी है। तो मतलब जिसका भी मैक्सिमम होता है, जिसका भी मनी मैक्सिमम होगा नम्स ऑफ जीरो और वन में से, पहले दूसरे में से, वो आपका रॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का आंसर दो क्वेश्चन निकालेंगे। अब आप जैसे हमने किया था फिबोनाची में, यहाँ से यहाँ तक की एक लूप लोगे, कहाँ से कहाँ तक की, जीरो से लेके एन तक की, टू से लेके एन तक की, सॉरी। आप एक लूप लोगे और हम क्या करेंगे कि हम हर एक इंडेक्स में निकालेंगे कि भाई इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा। मतलब अगर आप यहाँ तक आते तो कितना मैक्सिमम होता। अब देखो अगर आप यहाँ तक आते तो या तो आप 3 लेते या तो आप 5 और 1 लेते। तो वो दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आप ith इंडेक्स पे हो तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप उस ith वाले घर को ना लो। तो अगर आप उस ith वाले घर को नहीं लेते हो तो आप उसके पिछले वाले तक का मैक्सिमम ले लोगे। तो हम बोलेंगे नॉट टेक केस क्या होता है, नॉट टेक केस होता है कि पिछले वाले घर का मैक्सिमम। और टेक केस क्या होता है कि भाई मैंने करंट वाला घर ले लिया और प्लस दो छोड़ के उसका मैक्सिमम, एक छोड़ के। तो या तो मैं बोल रहा हूँ या तो मैं इसको ना लूं और पिछले वाले का मैक्सिमम ले लूं जो कि 5 है, या तो मैं इसको ले लूं और लास्ट सेकंड का मैक्सिमम जो कि अगेन 5 है। तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। आगे बढ़े, जो भी दोनों का मैक्सिमम होगा वो आपका डीपी ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा। अब चाहे तो सीधे लिख लेते हैं आंसर, यहाँ पर आप वेरिएबल ना लेते, डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे, बट आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब इसके लिए वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि या तो आप 8 को ना लो और लास्ट सेकंड को ले लो, या फिर आप सॉरी और लास्ट को ले लो, या फिर आप 8 को लो और लास्ट सेकंड को ले लो। क्या बेटर है, 8 को और लास्ट सेकंड को लेना, 13 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर या तो आप 6 को ना लो और 13 को ले लो, या फिर आप 6 को लो और लास्ट सेकंड को लो, वो बेटर है। तो हाँ लास्ट को लेना बेटर है, 13 हो जाएगा कि आप 6 को ना लो, राइट। अब या तो आप 2 को लो और लास्ट सेकंड को लो, या तो आप लास्ट वाले को लो, तो आप लास्ट सेकंड बेटर है, ले लिया। फिर या तो आप 9 को लास्ट सेकंड को लो, या फिर 9 को मतलब लास्ट को लो, तो 9 और लास्ट सेकंड इज बेटर। यहाँ भी सेम है, या तो आप लास्ट वाले को लो या फिर आप 4 को और लास्ट सेकंड को लो, तो लास्ट वाला बेटर है। तो फाइनल आंसर आपका 22 आ जाएगा। अब लास्ट में डीपी ऑफ एन रिटर्न कर सकते हो, दैट्स इट, इतना ही था, ठीक है। ओ सॉरी, डीपी ऑफ एन माइनस में रिटर्न कर सकते हो, एन माइनस वन हाउस तक ही जा रहे हैं हम लोग। सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यार देखो यहाँ भी आप सेम चीज कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रिकर्जन से किया, उसको उसको मेमोराइज किया, टेबुलेशन से किया। अब यहाँ भी आप देखो तो आप बस आई माइनस वन और आई माइनस टू की वैल्यू यूज कर रहे हो। अगर आप लोग चाहो तो बिना डीपी अरे के स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, मतलब ए है आई माइनस टू, बी है आई माइनस वन। और जब अपडेट करो तो इसको मान लो सी, ठीक है। और जब नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो ए आ जाएगा बी की जगह, बी आ जाएगा सी की जगह, और लास्ट में बी को रिटर्न कर दो। तो सेम चीज जो हमने पहले किया था, क्योंकि हमें सिर्फ पिछले दो वेरिएबल चाहिए तो हम पूरी एरे क्यों स्टोर करें, हम सिर्फ पिछले दो लेके काम कर सकते हैं, तब भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो, अगर हमने तो हमने इस हाउस रोली प्रॉब्लम को भी क्या किया
सेम चीज़ में सॉल्व किया, पहले रिकर्जन सॉल्व किया, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोराइज किया, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टैबुलेट किया और फिर स्पेस ऑप्टिमाइज किया। तो भाई इस तरीके से आप एक सीक्वेंस में इन चारों वेज को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये हाउस रॉबर्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइस होता क्या है, इसका एक सेकंड वर्जन भी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, और जो उसका सेकंड वर्जन है ना उसमें कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि हमने प्रॉब्लम किया था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो नॉर्मल प्रॉब्लम था उसमें आपकी सिंगल एरे थी, आपको उसका नेक्स्ट ग्रेटर निकालना था, और जो उसका सेकंड वर्जन था वहां पर सर्कुलर एरे थी। आपको याद होगा कि जब हमने सर्कुलर एरे प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो कुछ बहुत चेंज नहीं था, हमने बस एरे डुप्लीकेट कर दी थी और फिर सेम चीज करी थी। याद है? नहीं याद है तो आप लोग जाके स्टैक एंड क्यू के लेक्चर में देख सकते हो। अब यहाँ भी क्या है कि जो इसका हाउस नंबर 2 है ना, वहां पर सर्कुलर एरे है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ये एक लास्ट वाला हाउस है उसके नेक्स्ट में पहला वाला हाउस है, तो मतलब आप इन दोनों को एडजेसेंट मानो। आप इस हाउस को और इस हाउस को एक साथ नहीं ले सकते, ऐसा मान रहे हैं। अब बाय द वे इस प्रॉब्लम में आपको ऐसा नहीं है कि आप एक डुप्लीकेट एरे लेके करो, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप डुप्लीकेट एरे ले लो। वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा कि आपने बस एरे रिपीट कर दी जैसा आपने नेक्स्ट एलिमेंट में किया था सॉल्व हो गया, ऐसा काम नहीं करेगा। यहाँ आपको थोड़ा अलग दिमाग लाना पड़ेगा। आपको बस एक मैं हिंट देता हूँ कि अगर एरे सर्कुलर होगी तो फर्स्ट और लास्ट आप दोनों को रॉब नहीं कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट को रॉब कर रहे हो तो लास्ट को नहीं कर पाओगे, और लास्ट को कर रहे हो तो फर्स्ट को नहीं कर पाओगे, या तो दोनों को मत करो, पर दोनों को रॉब नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ हिंट जो मैंने आपको दिया, उसकी हेल्प से आपको सिर्फ थोड़े चेंजेस करने हैं और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बहुत टेक्निकल बहुत लॉजिकल चीज़ है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ट्राई करना हाउस रोबोट 2 को सॉल्व करने का, ठीक है? तो यार ये तो थे आपके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डीपी जो हमने समझा, बेसिक सॉल्व किया, चारों प्रोसेस समझे, रिकर्जन, मेमोराइज, टैबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइज। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, दे आर काइंड ऑफ पैटर्न जिसकी हेल्प से हम काफी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब जो 3 मेजर पैटर्न्स हैं आज की वीडियो में, वो एक है नैपसैक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नैपसैक प्रॉब्लम, और हम उसके कुछ वेरिएंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स लीड कोड में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो नैपसैक प्रॉब्लम में होता क्या है, अगर आपको पता हो तो इसका नाम है नैपसैक। आपको पता है नैपसैक क्या होता है? यार नैपसैक होता है एक बैग काइंड ऑफ थिंग, या अगर मैं आपको अगेन एक शुद्ध हिंदी में बोलूं तो नैपसैक होता है बोरा। बोरा याद है ना? बोरा इसमें आलू वगैरह रख के आती हैं, अनाज आता है, राइट? वो होता है नैपसैक, ठीक है? अब अब क्या है, ठीक है, अब क्या है कि आपको प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि आपके पास कुछ आइटम्स होंगे, आपके पास कुछ आइटम्स होंगे, मान लो आपके पास 5 आइटम है, ठीक है? और आपको हर एक आइटम का वेट दे रखा होगा और हर एक आइटम का प्राइस दे रखा है कि उसकी वैल्यू क्या है और उसका वेट क्या है। तो 2 चीजें आपको दे रखी होंगी। पहला दे रखा होगा कि आइटम्स का की वैल्यू क्या है और आइटम्स का वेट क्या है, ठीक है? तो मान लो अगर 5 आइटम्स हैं तो आपको पांचों की वैल्यू और वेट यहाँ पर दे रखा होगा। तो फॉर एग्जांपल पहला आइटम की वैल्यू है 10, वेट है 3, ठीक है? दूसरे एग्जांपल की वैल्यू है 5, वेट है 2, इसकी वैल्यू है 8, वेट है 4, इसकी वैल्यू है 5, वेट है 6, इसकी वैल्यू है 3, वेट है 4, ठीक है? तो आपको ये आइटम दे रखे हैं, ओके? और आपको आपको एक नैपसैक की कैपेसिटी दे रखी हुई। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक नैपसैक है, एक बोरा है, एक कंटेनर है, कुछ मान लो भाई, जो मानना हो मान लो, वो है। और उसकी जो कैपेसिटी है कि भाई उसमें कितने मैक्सिमम वेट का आइटम आप रख सकते हो, ठीक है? कितने मैक्सिमम वेट का आइटम रख सकते हो वो आपको दे रखा है। तो मान लो इस केस में अगर मैं निकालूं तो मान लो आपकी कैपेसिटी है 6, कि आप जो है मैक्स टू मैक्स 6, मैक्स टू मैक्स आप 6 यू नो उसका आइटम यहाँ रख सकते हो, 6 किलो का, ठीक है? अब अब हम क्या करेंगे, अब आपको निकालना है कि भाई क्या आइटम रखें, कौन कौन से आइटम रखें इनमें से कि आपका टोटल वेट कैपेसिटी के अंदर है, 6 या 6 से कम है, और जो उसकी प्राइस है, जो टोटल वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है? अब देखो इस प्रॉब्लम को बहुत लोग बोलते हैं कि सर यार हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू बाय वेट का रेशियो निकाल लेंगे कि भाई अगर मान लो एक आपको वैल्यू रखी है, उसका वेट दे रखा है, तो पर किलो के हिसाब से किसका सबसे ज़्यादा वेट है, किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, हम उसको पहले ले लेंगे।
तो देखो वो होता है फ्रैक्शनल नैपसैक, जहां पर आप फ्रैक्शनल आइटम ले सकते हो, वहां पर आप किलो के हिसाब से, मान लो आपने कहा चीनी महंगी है और आटा सस्ता है, तो मैंने चीनी ले ली, मैंने वो रख लिया, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, मैंने आटा, फिर जो जगह बची मैंने आटा रख लिया, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो नैपसैक जो फ्रैक्शनल नैपसैक होता है वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। फ्रैक्शनल नैपसैक जो होता है वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। फ्रैक्शनल नैपसैक, वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां पर आपके पास आप आइटम को फ्रैक्शनल नंबर ऑफ टाइम ले सकते हो, और वहां पे ग्रीडी लगता है। तुम क्या करेंगे, हम वैल्यू बाय वेट का रेशियो निकाल के उसको सॉर्ट कर देंगे, और जिस भी आइटम का वैल्यू बाय वेट रेशियो सबसे हाईएस्ट है हम उसको सबसे पहले लेंगे, फिर बचा हुआ दूसरा लेंगे, बचा हुआ तीसरा लेंगे। समझ रहे हो? हम जो अभी कर रहे हैं वो है 0-1 नैप्स है, वहां पर आप किसी भी आइटम को फ्रैक्शनल बार नहीं ले सकते हो, या तो लो या तो नहीं लो। इसी को बोलते हैं टेक नॉट टेक केस, कि या तो आप एक आइटम को कंसिडर कर रहे होते हो, और या फिर आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे होते। ठीक है, और जो थर्ड आता है, जो आपका थर्ड आता है वो होता है अनबाउंडेड नैपसैक। अनबाउंडेड नैपसैक पे डीपी का ही होता है, उसमें भी आपका, आप कुछ आइटम्स को लेते हो, कुछ आइटम्स को नहीं लेते हो, बट यहाँ पर आप एक आइटम को कितनी भी बार ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इसीलिए उसको बोलते हैं अनबाउंडेड नैपसैक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू वेट दे रखा है, तो मान लो अगर मैं इस वाले को ले लूँ और इसको ले लूँ, इसका वेट 6 है दोनों का मिला के, ठीक है, तो मैं किसी को नहीं ले सकता, तो मुझे टोटल वैल्यू मिलेगी 13 मिलेगी। अब मान लो अगर मैं इस 6 को ले लूँ तो मुझे सिर्फ 5 मिलेगी, या मैं इस 4 को ले लूँ, इसको ले लूँ, तो मुझे सिर्फ 8 मिलेगी। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे मिलेगी इन दोनों को लेके, विच इज 15। समझ रहे हो? अभी निकालेंगे कैसे, हम किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। और गाइस, कोई भी ग्रीडी, कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है इसको निकालने का, आप कितनी भी सॉर्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी प्री डिफाइंड तरीका नहीं इसको निकालने का, एक ही तरीका है, सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। यस, आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, उनमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपका आंसर होगा। यही होता है नैपसैक प्रॉब्लम, यही होता है नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो नैपसैक है उसका इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी करा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे तो नैपसैक किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, वैसे आई वांट कि मैं आपके सामने खुद से इंप्लीमेंट कर दूं। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है लीड कोड पे जो एग्जैक्टली नैपसैक सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एक वेरिएंट है जो हम सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं खुद से नैपसैक लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो मान लो कि आपको एक वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम आपके 5 हैं, और मैं सेम वैल्यू ले लेता हूँ, तो आपको वैल्यू दे रखी है ये वाली 10, 5, 8, ठीक है, 5 एंड 3 ये दे रखी है, और एक वेट्स अरे दे रखी है। ठीक है, वेट्स दे रखे हैं आपको, तो वेट्स अरे है 3, 2, 4, 6 और 4। ठीक है, और आपको एक कैपेसिटी दे रखी है, उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, जो कि मान लो 6 है। अब आपको निकालना है कितनी मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिकर्जन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, डेफ नैपसैक। ठीक है, डेफ नैपसैक, और हम क्या करेंगे उस फंक्शन में, हम पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स पास करेंगे, अपनी कैपेसिटी पास करेंगे। कैपेसिटी, नंबर ऑफ आइटम्स पास ना भी करो तो वैल्यूज का लेंथ होगा, बट ठीक है, ये हाँ ठीक है। हम सबसे मेन चीज पास करेंगे इस फंक्शन में आई, कि हम किस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, हम किस आइटम से स्टार्ट कर रहे हैं, और कैपेसिटी पास करेंगे, एन पास करेंगे, वैल्यूज एरे पास करेंगे, और वेट्स एरे पास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि हम कौन कौन से आइटम लें सो दैट हमारी जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में हमारे आइटम नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई स्टार्टिंग में फंक्शन कॉल मारो आइटम नंबर 0 से, वेट हमारा w है, एन हमारा ये है, वैल्यूज अरे हमारी यहाँ पर है, और वेट्स अरे हमारी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और जो भी नैपसैक फंक्शन रिटर्न करेगा वही हमारा आंसर, और हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हम उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं इस नैपसैक में करेंगे क्या हम। तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन, तो मान लो आप इस आई से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी आप आइटम नंबर 0 पे हो, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन, आप आइटम नंबर 0 पे हो, और अभी आपकी कैपेसिटी कितनी 6 है। अब आपके पास दो चॉइस है, जैसे हमने हाउस ऑर्डर में किया था कि आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो हाउस को लो या तो हाउस को ना लो। राइट, वही चीज यहाँ भी करेंगे, या तो आइटम को टेक करेंगे
या तो आइटम को नॉट टेक करेंगे। यस, दिस इज ऑल्सो अ टेक एंड नॉट टेक क्वेश्चन। तो अगर हम इस आइटम को टेक करते हैं, लेते हैं, तो क्या होगा, जो इस आइटम की वैल्यू है 10, वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और जो इसकी वेट है वो हमारे कैपेसिटी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि वैल्यू ऐड हो गई, हम अगले आइटम पे चले गए, अगले आइटम पे चले गए, और कैपेसिटी बची 3। और नॉट टेक केस क्या होगा, नॉट टेक केस होगा हमने उस आइटम को नहीं लिया, हम सिंपली अगले में चले गए। और इस तरीके से अब अगले आइटम में देखो, उसमें भी सेम चीज आएगी, एक बार लो एक बार ना लो। तो इस तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे, पूरा रिकर्जन ट्री बन जाएगा। तो पहला होगा आपका टेक केस। अब देखो एक बार समझना, टेक केस तभी हो सकता है अगर जो आपका करंट आइटम है उसका वेट आपकी कैपेसिटी से कम या फिर इक्वल है, तभी नैपसैक काम करेगा। मान लो अभी कैपेसिटी 5 किलो है, आइटम का वेट 10 किलो है, तो नैपसैक काम कैसे करेगा, नैपसैक काम ही नहीं करेगा, राइट। तो हमारा जो टेक केस होगा उसको हम इनिशियली 0 मान के चलेंगे, बट अगर वेट है, ले सकते हैं, तो हम बोल देंगे टेक केस। तो आपकी अगर आप उस आइटम को ले रहे हो तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और हम फिर अगले आइटम में मूव कर जाएंगे, और कैपेसिटी से जो भी उसका वेट था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टेक केस। अब नॉट टेक के केस क्या होगा, देखो नॉट टेक केस क्या होगा कि आप सिंपली उस आइटम को नहीं लोगे, ना तो वैल्यू ऐड होगी ना तो कैपेसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, और सिंपली आप अगले आइटम में मूव कर दोगे, ठीक है। और लास्ट में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मैक्सिमम ऑफ टेक केस एंड नॉट टेक, दैट्स इट। और बेस केस आएगा कि अगर आप लास्ट में एंड आइटम तक चले गए, आखिरी आइटम तक कोई आइटम नहीं बचा, तो आंसर 0। भाई जब कुछ बचा ही नहीं लास्ट में तो 0 हो जाएगा। तो अब देखोगे कि यहाँ पर आपका आंसर 15 आएगा, विच वॉज योर आंसर, हमने यहाँ पे निकाला 15 आएगा, ठीक है। ये दोनों आइटम लेंगे हम। अब ये है आपका बाउंडेड नैपसैक, मतलब काइंड ऑफ 0-1 नैपसैक। ये है आपका कौन सा नैपसैक, 0-1 नैपसैक। अब इसी जगह अगर मैं यहाँ पे आपको अनबाउंडेड नैपसैक लिखता जहाँ पर कोई बाउंड ना होता, ठीक है, तो मैं इतना करना चाहिए कि जब आप एक नंबर को ले रहे थे, जब आप एक आइटम को ले रहे थे, टेक कर रहे थे, तो आप उसी आइटम को दोबारा टेक भी कर सकते हो। तो आप i+1 की जगह सिर्फ i रखते हैं, एंड ये बन जाता आपका अनबाउंडेड नैपसैक, जहां पर आप सिंपली इस आइटम को 2 बार ले लोगे, पहले वाले को, और 20 आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक आइटम को 2 बार ले सकते हो, कितनी बार ले सकते हो, उसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई वांट कि आप लोग 0-1 नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक को एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करो एक बार करने का, यूजिंग टैबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइज्ड टैबुलेशन, इट्स अ रियली गुड कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसका एक वेरिएशन लेके लीड कोड में सॉल्व कराता हूँ कि किस तरीके से हम नैपसैक का यूज कर सकते हैं। नैपसैक इज नथिंग बट टेक एंड नॉट टेक केस, जहां पर हम लोग एक आइटम पे डिसाइड करते हैं इसको लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर लेना होता है तो वैल्यू ऐड कर देते हैं, वेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर नहीं लेना होता है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, दैट्स इट, राइट। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम है आपका पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि आपके पास एक एरे दे रखी है, ठीक है, एक एरे दे रखी है, और आपको ये बताना है क्या इस एरे को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम इस एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका इसका नाम बहुत जगह सबसेट सम प्रॉब्लम भी आता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, 8 1 3 4 5 3। आपसे कोई बोलेगा अभिनव क्या हम इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते, 2 इक्वल पार्ट। अब देखो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई एरे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहला यूज केस तो ये है कि उसका जो सम है वो इवन होना चाहिए। अगर सम ऑड है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने एरे का टोटल निकाल लूंगा, टोटल निकाल लूंगा, ठीक है, और टोटल जो लेंथ है टोटल निकाल लूंगा, ठीक है। और अगर टोटल ऑड है तो वहीं बोल दूंगा फॉल्स, पॉसिबल ही नहीं है। और एक और चीज, आई थिंक अगर एरे में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तभी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो ये भी एक चीज है कि अगर एरे का साइज एक है, क्योंकि एक भी हो सकता है,
तो भी पॉसिबल नहीं है। दो चीजें हो गई, दो बेस केस हो गए। अगर एरे का साइज सिर्फ 1 है तो पॉसिबल नहीं है, और अगर एरे में टोटल सम उसका ऑड है, अगर टोटल ऑड है तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मुझे बताओ इसके लिए क्या पॉसिबल होगा, तो देखो इसका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, 8 + 1 9, चल क्यों 8 + 1 9, ओके, एंड 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24। तो इसका जो टोटल है वो 24, मतलब कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और अब अगर टोटल 24 है तो जो दोनों पार्ट्स होंगे उनका सम 12 और 12। तो क्या हम इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सच एक का पार्ट, एक का सम 12, एक का सम 12 हो? वैसे यहाँ पे आप देखो तो आप सिंपली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि ऐसे हो। मैं थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कर दूं, तो मान लो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं 8 और 4 को एक जगह ले सकता हूँ और बचे हुए को एक जगह ले सकता हूँ, किसी भी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करो। जरूरी नहीं कि 20 से कट करके, मतलब कुछ नंबर एक एक सबसेट में चले जाएं, कुछ नंबर दूसरे सबसेट में चले जाएं, और उनका जो सम है वो 12 है, एंड यू कैन सी इट्स हैपनिंग। इसका भी सम 12 है, इसका भी सम 12 है, तो पॉसिबल है। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी एरे जो है वो है 102, तो इसका सम तो पॉजिटिव है, अरे सॉरी सम तो इवन है, स्टिल आप इसको 50 51 और 51 की दो एरे में डिवाइड नहीं कर सकती हो। तो अगर एक एरे को आप दो एरे में पार्टीशन कर सकते हो तो आपको देना है ट्रू, अदरवाइज देना है फॉल्स। क्वेश्चन समझ गए? पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। आपको एक सबसेट, एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, सब सच दैट उसका जो सम है वो इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो हमें करना कैसे है, देखो यहाँ भी हमें टेक और नॉट टेक केस लेना है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम कहीं भी दो सबसेट नहीं बनाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई इस एरे का टोटल कितना है, इस एरे का जो टोटल है, इस एरे का जो टोटल है 24 है। हमें पता है कि इस एरे का टोटल 24 है। तो अगर मैं इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकाल लूँ जिनका टोटल 12 हो, अगर मैं इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकाल लूँ जिनका टोटल 12 हो, तो ऑटोमेटिकली बात है भाई कि बचे हुए एलिमेंट्स का टोटल भी 12 होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि बचे हुए एलिमेंट्स का टोटल भी 12 होगा। सही बात है कि नहीं? तो मुझे एक तरीके से इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स को चूज करना है जिनका टोटल 12 हो, और अगर मुझे ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिल गए मतलब सही है। अब वो कौन से एलिमेंट होंगे, मुझे किसको चूज करना चाहिए किसको नहीं चूज करना चाहिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो मैं हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि भाई मैं अगर इसमें इंडेक्सिंग लूँ 0 1 2 3 4 5, तो हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, डेफ रिकर्जन आई नम्स। तो हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें। ठीक है, अब पहली बात तो कि बेस केस ले लेते हैं पहले, कि अगर, चलो बेस के बाद में लेते हैं। ठीक है, हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हम सम लेके चलेंगे, हम एक सम लेके चलेंगे हर केस, एक सम आएगा, सम आई थिंक कम ही रहेगा, हाँ सम आएगा। ठीक है, तो हम एक सम वेरिएबल लेके चलेंगे। सम क्या होगा कि अभी तक का सम कितना है हमारे उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई इनिशियली हम लोग जो है जीरो इंडेक्स पे हैं और हमारा सम भी जीरो है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। अब पहला आया टेक केस। टेक केस क्या हुआ कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया और मैंने वो एलिमेंट ले लिया, मतलब मेरा सम हो गया 8। दूसरा केस क्या है कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया और मेरा सम भी जीरो ही है, मैंने नहीं लिया। अब देखो, अब यहाँ पर फिर टेक केस कि मैंने ये एलिमेंट भी ले लिया, 2 पे गया विथ 9। तो अगर आप टेक केस लोगे, अगर आप टेक केस लोगे तो क्या होगा, टेक केस में क्या होगा कि आप उस करंट एलिमेंट को अपने आंसर में ले लोगे, मतलब सम में ले लोगे, आपका आई आगे चला जाएगा और सम में आपका जो करंट नंबर है ऐड हो जाएगा और नम साइड रहेगा। ये है आपका टेक केस। ठीक है, और नॉट टेक केस में क्या होगा, नॉट टेक केस में क्या होगा
कि आप आगे बढ़ गए बट आपने एलिमेंट नहीं लिया, टेक केस में ले लिया, नॉट टेक केस में नहीं लिया, ठीक है। अब फाइनल करते करते अगर कभी भी ऐसा हुआ कि जो सम है आपका, जो सम आपने लिया हुआ है, अच्छा बाय द वे सम, मैं इसको सम नहीं लेता हूँ और मुझे यहाँ पे टोटली पास करना पड़ेगा, ये भी एक है, और उसका नाम मैं सम नहीं लेता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ मान लो सम वन ले लो, क्योंकि सम एक वेरिएबल फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर मेरा सम जो अभी तक का सम है अगर वो टोटल से बड़ा हो जाता है मान लो, तो तुरंत बोल देंगे फॉल्स, कि भाई पॉसिबल नहीं है किसी भी रिकर्जन कॉल के लिए, ठीक है। और मान लो अगर आपका आई या आपका सम कभी भी टोटल के इक्वल होता है कभी भी, तो आप बोल दोगे ट्रू, ठीक है, ठीक है, आप बोल दोगे ट्रू। और अगर और अगर आपका आई लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाता है और तब भी सम टोटल नहीं हुआ है, तो आप बोल दोगे फिर से फॉल्स, अदरवाइज आप आगे रिकर्जन कॉल करोगे। और अगर दोनों रिकर्जन कॉल में से कोई भी ट्रू आता है, टेक या फिर नॉट टेक, तो ट्रू है। मुझे एक कोई चाहिए, मुझे सारे नहीं चाहिए कि सबका सम इक्वल, तो मैं ऐसा ऐसा सबसेट ढूंढूंगा जिसका सम इस टोटल के इक्वल हो, एक्चुअली टोटल नहीं, टोटल बाय टू के, बिकॉज टोटल तो पूरा है ना, हमें टोटल बाय टू के इक्वल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो बोल देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट रिकर्जन, जीरो से स्टार्ट करेंगे, सम आपका जीरो रहेगा, नम्स वन, नम्स और टू, दैट्स इतना करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत है कि ये आपका सिर्फ रिकर्सिव कोड है, काम तो कर गया, बट दिस इज अ रिकर्सिव, यहाँ पर आप सिर्फ रिकर्जन का यूज कर रहे हो, यहाँ कहीं भी आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये टीएलई देगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो पहली चीज तो ये कि इस रिकर्जन में आपका आई चेंज हो रहा है और आई की जो रेंज है वो जीरो से एन माइनस वन तक रहेगी, और यहाँ पर आपका सम भी चेंज हो रहा है और जो सम है उसकी रेंज जीरो से टोटल बाय टू तक रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक डीपी अरे बना लेंगे, डीपी, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे फॉर आई इन रेंज, तो हमें एन रेंज का चाहिए, ठीक है, और हर एंड क्योंकि टू डी अरे होगा, तो फॉर आई इन रेंज एंड फॉर एवरी आई विल से फॉर जे इन रेंज टोटल बाय टू प्लस वन, क्योंकि वहां हमें जीरो से लेकर टोटल तक पूरा जा सकता है, राइट, एंड वी विल टेक माइनस वन, तो माइनस वन लेंगे, ठीक है, हम माइनस वन लेंगे, ठीक है, और ये डीपी एरे में हमें पास कर देंगे। अब ये डीपी एरे टू डी डीपी एरे कैसे बनाते हो, आप चाहो तो आप सिंपल एक लूप लेके भी बना सकते हो, या मैं थोड़ा एडवांस से यूज के लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि हम बोल सकते हैं पास कर दिया, यहाँ भी पास कर दो, कॉमा डीपी, कॉमा डीपी, कॉमा डीपी। अब यहाँ आंसर स्टोर करो पहले डीपी में, फिर रिटर्न करो, हम बोलेंगे डीपी ऑफ आई सम someone is equal to answer, return and check if someone is not equal to minus one, return। अच्छा बाय द वे, हाँ ठीक है, सही है, नॉट इक्वल टू माइनस वन ना, बिकॉज वो अभी तक माइनस वन था और उसमें आपको ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, सही है। सो लेट्स सी, चल गया। इसमें मुझे एक डाउट लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, सही होना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये तो पाइथन है ना, इसमें सारे वेरिएबल चल जाते हैं, लेट मी सी, चल गया, ठीक है। तो यार इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसका एक और प्रॉब्लम है यार, जो कि नैपसैक का ही वेरिएशन है, एंड आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट, वो है क्वाइन चेंज प्रॉब्लम। तो आप लोग क्वाइन चेंज प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो, इट्स अ रियली गुड प्रॉब्लम। ये भी आपका नैपसैक से ही होता है, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली नैपसैक है, नैपसैक में क्या था कि कुछ वैल्यूज थी, कुछ वेट था और एक एक कैपेसिटी थी, यहाँ भी वही है, यहाँ पे कुछ क्वाइंस हैं, उनकी वैल्यू है और एक अमाउंट है, तो आपको फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन बताने हैं उस अमाउंट के लिए, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं, यहाँ पे फ्यूएस्ट कॉइन निकालने हैं, ट्राई करना सॉल्व करने का।
ये एग्जैक्टली नैपसैक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी काफी वेरिएशन है यार। यहाँ पर आपको इक्वल सबसेट सम चेक करना है। इसके कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आपको आई थिंक हाँ के पार्टीशन करना होगा, या बहुत सारे अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सो बट दिस वॉज अ बेसिक वन विच आई सॉल्व, ठीक है। यार ये तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि नैपसैक क्या होता है, किस तरीके से हम लोग टेक और नॉट टेक केस ले सकते हैं। आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यार नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। इसका क्वेश्चन भी है तो हम सॉल्व करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नेम इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। तो मान लो एक टेक्स्ट वन है, ठीक है, ए बी ई एफ ए जी एच आई, और एक टेक्स्ट टू है, टेक्स्ट टू है बी एफ ए जे ई एच ओ, ठीक है। ये आपकी दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है। अब आपको इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस मतलब ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए बट जरूरी नहीं हो कि एडजेसेंट हो, वो निकालना है। तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों के लिए जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसकी आपको लेंथ निकालनी है, वो सब सीक्वेंस निकालना है। तो जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी बी एफ ए एच, चार। आई थिंक चार ही हो गया, एक बार रीचेक कर लेते हैं इनके टेस्ट केस पे डाल के। तो क्या था हमारा, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए जी एच आई बी एफ ए जे ई एच ओ, ठीक है। इसके ऊपर रन कर लेते हैं। क्या हो गया अरे तो रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न कर दो, चलो जीरो। मेरे को तो अभी कुछ करना ही नहीं था ना। अच्छा हाँ, इसीलिए कुछ भी नहीं था ना बॉडी के अंदर। हाँ, तो थ्री आएगी। थ्री कैसे आ रही है, चार होना चाहिए ना, बी एफ ए एच, चार होना चाहिए, तीन कैसे हो रही है। मुझे गलत लिखा है क्या, ई एच ओ बी एफ ए जे ई, हाँ ठीक है। अच्छा बी ई तो है ही नहीं ना, बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ ए। तो बी यहाँ से एफ यहाँ से, इसमें गलत लिखा है क्या, ए बी ई ओ, हमने यहाँ जे लिख दिया है, एफ है, ठीक है। इसको मैं जे कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं अब कर देता हूँ, अब चार आएगा, ठीक है। तो वही मतलब चार है, ये बी एफ ए एच आपका आंसर है, ठीक है। हम कैसे निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है। देखो यहाँ भी आपका काइंड ऑफ टू पॉइंटर्स लेके डीपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिकर्सिव फंक्शन लेंगे, एक पॉइंटर आई इसके स्टार्टिंग में होगा, एक पॉइंटर जे इसके स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीपी लेंगे, सो बोलेंगे डेफ रिकर्जन सेल आई कॉमा जे कॉमा टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू, ठीक है, ये लिया। हम क्या करेंगे कि हमारा आई यहाँ पर जे यहाँ पर, हमें चाहिए कॉमन कि दोनों इक्वल हो। अब अगर इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे ए यहाँ पे बी है, तो मैं कोई ना कोई एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ आप कि मैं आई आगे बढ़ाऊं कि जे आगे बढ़ाऊं। आप बोलोगे अभिनव यार आई बढ़ाओ, क्योंकि जब आप आई आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा कि बी और बी इक्वल हो जाएंगे। तो गाइस ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे बढ़ाओ तो इक्वल हो जाए, हो सकता है यहाँ पे ए होता फिर क्या बढ़ाते। तुम क्या करते हो, दोनों चीज चेक करते हो। तुम स्टार्टिंग तो करते हैं 0,0 से, वी स्टार्ट आर रिकर्जन फ्रॉम 0,0। अगर वो इक्वल है फिर तो कोई बात नहीं, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो हम दोनों आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम ट्राई करते हैं आई को आगे बढ़ाने का, जब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा रिकर्जन ऑफ 1,0। एक बार हम जे को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा रिकर्जन ऑफ 0,1। अब देखना, अब जब रिकर्जन ऑफ 1,0 हुआ ना, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अब जब दोनों इक्वल हो गए मतलब ये आपका कॉमन हो सकता है, तो आप फिर उसके लिए आप वन ऐड करोगे क्योंकि एक कॉमन आपको मिल गया, ठीक है। और फिर इस बार आप दोनों आगे बढ़ो, समझे बात को, इस बार आप दोनों आगे बढ़ो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहली बात तो अगर अगर आई अपने लेंथ से आगे जा चुका है या फिर जे अपने लेंथ से आगे जा चुका है तो वहीं पे रिटर्न कर दो जीरो। अब और इससे ज़्यादा बड़ा सीक्वेंस नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपेयर करो कि अगर टेक्स्ट वन ऑफ आई
टेक्स्ट टू ऑफ जे के इक्वल है, अगर टेक्स्ट वन ऑफ आई टेक्स्ट टू ऑफ जे के इक्वल है, मतलब कि सब सीक्वेंस मिल रहा है, तो हम बोलेंगे रिटर्न। तो यहाँ पे एक आंसर ले लेंगे, तो हम बोलेंगे आंसर इज इक्वल टू वन प्लस रिकर्जन ऑफ आई प्लस वन, दोनों बढ़ाएंगे, जे प्लस वन टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू सेल्फ डॉट, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम दो रिकर्जन कॉल करेंगे, एक रिकर्जन कॉल करेंगे जे को बढ़ाकर, एक करेंगे आई को बढ़ाकर, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई बढ़ाने से मैक्सिमम आएगा तो वो है, जे बढ़ाने से आएगा तो वो है, ठीक है। एंड देन फाइनली जो भी आपका आंसर होगा आप उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे तो हम रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे 0,0 से टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, ठीक है। बट यहाँ पर आपका आएगा टीएलई, क्योंकि ये जो कोड है ये सिर्फ रिकर्सिव कोड है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज ये एक रिकर्सिव कोड है तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे मेमोइजेशन। कैसे, तो हम बोलेंगे सेम डीपी एरे लेके, तो हम बोलेंगे डीपी -1, तो हम पहले एक एरे बनाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट टू, और फिर ये एरे जाएगी हर बार फॉर जे इन रेंज ऑफ लेंथ टेक्स्ट वन। तो क्योंकि दो चीजें है ना, एक टेक्स्ट वन का आई चेंज हो रहा है, एक जे चेंज हो रहा है, जो कि 0 से लेके लेंथ तक जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई dp ऑफ आई जे इज इक्वल टू आंसर, और फिर उसको रिटर्न करो, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लो पहले कि अगर dp ऑफ आई जे -1 नहीं है तो रिटर्न करो, और पास करो सब जगह, जितने भी रिकर्जन कॉल है उसे पास करो, सेम चीज जो हम सब जगह कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो ये आपका एफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि हम टैबुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका टैबुलेशन कैसे करेंगे, अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इसका मेमोराइजेशन लिखा, ठीक है। अब टैबुलेशन भी आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देखो गाइस, वहाँ पहले तो हम लोग जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग वन बेस इंडेक्सिंग मांगे के काम करेंगे, वन बेस इंडेक्सिंग लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पर कि अगर मैं सेम डीपी एरे लूँ तो इसमें हम लोग वन बेस इंडेक्सिंग लेके चलेंगे। इसको अच्छा बंद कर देता हूँ, हटाता नहीं हूँ। तो वन बेस इंडेक्सिंग में क्या होगा, यहाँ पे मैं +1 कर दूंगा लेंथ निकालने के बाद, और इनिशियली सब 0 लूंगा। तो देखो, अगर मैंने एक स्ट्रिंग का कोई पार्ट नहीं लिया है और एक स्ट्रिंग का पार्ट लिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे लूप हमारा, एक लूप जाएगा रेंज ऑफ 1 से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन +1, क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। दूसरा जाएगा सेम चीज जे, ठीक है, टेक्स्ट टू पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब बोलेंगे अगर अगर टेक्स्ट वन ऑफ आई टेक्स्ट टू ऑफ जे के इक्वल है, तो जो डीपी ऑफ आई जे होगा वो 1 प्लस डीपी ऑफ आई -1 और जे -1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग आई प्लस कर रहे थे, टॉप डाउन था। यहाँ पर वही चीज पीछे करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल तो उसके पीछे जहां पर नहीं था उसके लिए मैक्स निकाल लेंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो डीपी ऑफ आई जे हो जाएगा मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई -1 जे और डीपी ऑफ आई जे -1, ठीक है। एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न जो भी आपका लास्ट में एन और एम आएगा। तो मैं बेटर था कि मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूँ एन और एम की वैल्यू, तो हम बोल देंगे ये हमारा एन है यार, और एम है हमारा टेक्स्ट टू। कई बार मैंने फाइंड कर लिया, बेटर रहता है कि आप निकाल ही लो, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। इंडेक्स ऑर्डर रेंज आ रहा है क्या, ओ सॉरी, -1 करना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ तो हम लोग -1 करेंगे ही ना, ये तो 0 बेस में चलेगा ना। भले हमने डीपी 1 बेस लिया हुआ है पर वो तो 0 बेस्ड ही है, ठीक है।
यहाँ पर क्या दिक्कत है? ओ, यहाँ पर डीपी ऑफ, ये भी आउट ऑफ रेंज कैसे आ रहा है यार? यहाँ तो हम लोग उसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से लेके m तक। तो वाई इज इट कमिंग आउट ऑफ रेंज, एक बार देखना पड़ेगा। जे एम प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पर आएगा n, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो n रोज होंगी, उसके अंदर m कॉलम्स होंगे, तो ये n रोज और m कॉलम, ठीक है। अब सबमिट करते हैं। तो वही काम जो हम लोग वहां पर कर रहे थे ना, यूजिंग, ये देखिए जो काम हम लोग वहां पर कर रहे थे यूजिंग रिकर्जन, वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टेबुलेशन से। अब इसको हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप, तो हम हर बार सिर्फ पिछले रो के लिए मैटर कर रहे हैं, हमें सिर्फ i-1 और j-1 चाहिए, पिछला रो चाहिए, ठीक है। तो वहाँ आपको ऐसा समय दे रहा हूँ, आपको इसको स्पेस ऑप्टिमाइज भी करके ट्राई करना है। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अभी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, वो दोनों ऑर्डर ऑफ n इंटू एम आ रही है। ऑर्डर ऑफ n इंटू एम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ऑर्डर n इंटू एम ही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है। बट इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज द असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। अब यार इसका एक वेरिएंट समझते हैं। वेरिएंट का मतलब क्या है कि एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सिंपली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की हेल्प से यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, मान लो ए बी एफ सी एफ वाई बी जेड ए, और आपको इस स्ट्रिंग में निकालना है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा है। क्या आपको, मान लो यहाँ पे एफ नहीं है, आपको निकालना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा, मतलब उसका लेंथ कितना है। अगर देखो यहाँ पर तो बहुत सारे बन रहे हैं, एक तो ए बी सी बी ए बन रहा है, एक ए बी एफ बी ए बन रहा है, सारे पैलिंड्रोमिक है, मतलब मैक्स लेंथ आपकी पास निकल के आ रही है। पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या होता है? जो पैलिंड्रोम है। अब हम कैसे निकालेंगे कि भाई कौन सा पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन रहा है बीच में? तो हम क्या करेंगे, हमें हमारी स्ट्रिंग रखी है, हम स्ट्रिंग का रिवर्स ले लेंगे। हमने स्ट्रिंग का एक रिवर्स ले लिया, ठीक है। हम अपनी स्ट्रिंग का और अपनी स्ट्रिंग के रिवर्स का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालें, क्योंकि अगर पैलिंड्रोम है कोई अंदर, तो रिवर्स होने के बाद भी सेम रहेगा। तो जो स्ट्रिंग का पार्ट सेम है वही लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोम है। तो देखो यहाँ पर आप ए बी वाई बी ए, मतलब बेसिकली यहाँ पे एफ भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, वो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकल के आ रहा है, इसका साइज है 5। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो पिछला क्वेश्चन था उसका कोड उठा लो, ये कोड उठा लो, या आप चाहो तो रिकर्जन वाला उठा लो, यही उठा लो, कोई भी उठा लो, उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ टेक्स्ट 1 दे दो भाई साहब आप एस, और टेक्स्ट 2 दे दो आप एस का रिवर्स पार्ट। रिवर्स करना आता है ना, स्लैश से शुरू कर सकते हैं, और दैट्स इट, सिर्फ इतना करना था। एस का और एस के रिवर्स का पैलिंड्रोमिक निकाल लो। अच्छा वो, अच्छा यहाँ पर आपको वो, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब सीक्वेंस भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको सब स्ट्रिंग निकालनी भी है कि भाई वो सब स्ट्रिंग क्या होगी। ऐसा नहीं कि आपको बस सिर्फ देना है, आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालनी भी। आई एम नॉट श्योर इफ, ओ अच्छा ये सब स्ट्रिंग है क्या? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन गलत ही है यार, ये क्वेश्चन अलग है। ये तो आपका वो है यार, ये तो आपका सिंपल उसका हैशिंग क्वेश्चन है, सॉरी। सी, यहाँ पर आप सिंपली टेबल वगैरह लेके कर रहे हो, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। मैं जो चाह रहा था वो ये है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। हाँ, दिस वन आई वाज लुकिंग फॉर। वो क्वेश्चन में गलत ले लिया था, वो सब स्ट्रिंग था, ये सब सीक्वेंस है, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। कोई चीज, कोई बात नहीं, सेम ही चीज है। टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू एस माइनस, दैट्स इट, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन हैं, जैसे हमने नैपसैक वेरिएशन देखे ना, इसमें भी आपको बहुत सारे आपको वेरिएशन मिल जाएंगे इन प्रॉब्लम की भी, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, बढ़िया ना। सो ये हो गया। अब यार आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये क्या है समझते हैं, व्हाट इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो देखो होता है क्या है यार, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, पहले इसको मैं थोड़ा सा रीसेट करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यार कि आपको एक एरे दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने टेस्ट केस अच्छा ले रखा हुआ है,
ये ले लेते हैं, ये ले रखा है, ठीक है। तो आपको एक एरे दे रखा हुआ है और आपको उस एरे का जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वो निकालना है। तो सबसीक्वेंस बहुत सारे होते हैं, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है और वो सीक्वेंस नहीं निकालना, आपको उसकी लेंथ निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो, तो अगर आप 2 लो, फिर 3 लो, फिर 7 लो, फिर 18 लो, या फिर आप 2 लो, फिर 5 लो, फिर 7 लो, फिर 101 लो, मतलब ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बन जाएंगे। और लॉन्गेस्ट 4 साइज का बनेगा, 4 से बड़ा सीक्वेंस नहीं बन सकता जो कि इंक्रीजिंग भी, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यू कांट हैव अ सीक्वेंस मोर देन 4 विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 4 साइज के आपके लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में बन सकते हैं। देखो यहाँ भी आपका टेक एंड नॉट टेक केस है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अगला नंबर तभी ले सकते हो जब उसके पिछले कोई नंबर हुई ना, और अगर उसके पीछे कोई नंबर लिया हुआ है तो वो उससे बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो आई लेंगे, करंट इंडेक्स जहां पर हम हैं, और हम डिसाइड करेंगे हमें उसे लेना है कि नहीं लेना है, अगेन टेक एंड नॉट टेक केस। और हम एक प्रीवियस पॉइंटर पे लेके चलेंगे जो कि इनिशियली -1 होगा कि भाई करेंटली कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई कि डेफ रिकर्जन सेल आई और प्रीवियस, ठीक है, और नम्स लेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पहले आएगा टेक, कि भाई आप टेक कब कर रहे हो, कि आप करंट एलिमेंट को हमारी सीक्वेंस में ले रहे हो। तब करंट एलिमेंट को सीक्वेंस में तभी लोगे अगर या तो प्रीवियस -1 कि पहले कुछ है ही नहीं, या फिर अगर अगर प्रीवियस वाला जो नंबर था, प्रीवियस एक इंडेक्स है, उससे करंट वाला नंबर बड़ा है, तो ही आप क्या कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई मेरा टेक केस जो है वो है 1, क्योंकि हमने ले लिया करंट वाला। और रिकर्जन ऑफ, आप अगले में चले जाओगे और अगले वाले के लिए प्रीवियस करंट आई हो जाएगा, ठीक है, और ना, ठीक है। और देखो नॉट टेक केस में क्या होगा, नॉट टेक केस में क्या होगा, आप सिंपली करंट वाले को नहीं लोगे और अगले में जाओगे। अब अगर करंट वाले नहीं ले रहे होगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली अगले में चले जाओ और आपका प्रीवियस सेम रहेगा। तो दो केस है, या तो आप करंट एलिमेंट को लो अगर वो प्रीवियस से बड़ा है, या फिर प्रीवियस -1 है और प्रीवियस को अपडेट कर दो, या आप करंट को ना लो और सिंपली आगे, ठीक है। एंड लास्ट में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक। एंड फाइनली यहाँ पर आएगा कि अगर आप लास्ट तक पहुंच गए आपके एरे के, तो आप वहीं से रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस निकाल सकते हो। यहाँ पर आई कैन राइट स्टार्टिंग -1 से, तो स्टार्टिंग में आपकी स्टार्टिंग 0 होगी आई और प्रीवियस होगा -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो आपको चल गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि आपने स्टार्ट किया पहले, मैं मेरा करंट 0 है, रिकर्जन मेरा करंट 0 है, प्रीवियस -1 है। अब आया टेक केस, टेक केस मतलब भाई 10 को ले लो, अगले पे जाओ, प्रीवियस 1 हो गया। नॉट टेक केस उसको ना लो, -1 रखो, यहाँ पे 1 पे जाएगा, ठीक है। तो एक केस है कि आप ले रहे हो, एक केस है नहीं ले रहे हो, और फिर दोनों का जो भी मैक्सिमम आंसर है वो निकाल लो, ठीक है। अब इसको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, यूजिंग डीपी एरे। तो हम बोलेंगे डीपी, अब यहाँ पर आप देखो तो ये भी इंडेक्स, बट यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 से n-1 तक। तो -1 को हम स्टोर कैसे करें डीपी एरे में, बिकॉज डीपी एरे में इंडेक्स चाहिए होती है जो कि पॉजिटिव होती है, तो हम +1 कर देंगे ताकि हम पॉजिटिव रहे, क्योंकि एक ही माइनस है -1, बाकी को हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई एक काम करो, डीपी ले लो, ठीक है, और इसमें बोलो -1 फॉर, मैं सिंपल अंडरस्कोर ले सकते हैं हम लोग अगर वेरिएबल नाम का यूज नहीं है, ठीक है, फॉर रेंज एन, एन यहाँ निकाल लेते हैं तो बेटर है, n+1, ठीक है। और ये भी आएगा आपका पूरा उसके अंदर, और इन रेंज एन,
ठीक है, और डीपी को यहाँ पास कर देंगे और ऊपर भी सारे रिकर्जन कॉल में पास कर देंगे। ठीक है, और हम चेक कर लेंगे अगर अगर डीपी ऑफ आई और प्रीवियस प्लस वन, बिकॉज निगेटिव हो सकता है, तो हम इसी को डीपी स्टेट मान लेंगे। अगर इज नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज असाइन। आप तो डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, यहाँ पर असाइन करते साइड पे रिटर्न भी कर सकते हो। ऐसा सी प्लस में तो होता है। हाँ, यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं था, नहीं होता है भाई पाइथन में। तो पाइथन में भाई इतना इजी कर रखा है चीज़ों को, लेकिन इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके रखा है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो अप्रोच था, ये आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का अप्रोच था। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्स थी है वो भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। पर क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखो, इसमें आपका टेली आ गया। अब टेली क्यों आया? क्योंकि हम जिस जिस अप्रोच को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज अ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच, एंड इस प्रॉब्लम में आप एन स्क्वायर अप्रोच नहीं यूज कर सकते। दैट इज व्हाट दे वांट। तो मैंने पहले ही बहुत बार टेली आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनरी सर्च। कैसे होता है बाइनरी सर्च के हेल्प से? क्यों इसमें टीएलई आ रहा है? क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, और हम इसको बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यू नो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, ये समझते हैं। तो आप सबने लोअर बाउंड पढ़ा है, राइट? सबने लोअर बाउंड पढ़ा। लोअर बाउंड क्या होता था, रिवाइज करो। तो आप, मैं यहाँ पे खोलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लेक्चर खोलूँ, लेक्चर नंबर आई थिंक 5 था ना सॉर्टिंग का, लेक्चर नंबर 5। हाँ, लेक्चर नंबर 5 था। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में सॉर्टिंग सर्चिंग पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको बाइनरी सर्च पढ़ाया था, और मैंने आपको लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आप भूल गए हो तो प्लीज जाके फिर चेक कर लो। सबसे पहले वही खुल गया। ये था लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट क्या था? लोअर बाउंड आपको इंडेक्स देता है आपका जो टारगेट है उसके इक्वल या फिर जस्ट बड़े नंबर के। अगर इक्वल है तो इक्वल नंबर के इंडेक्स देता है, और अगर बड़ा है तो बड़े वाले नंबर के इंडेक्स देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट विल वी डू इज कि हम यहाँ पर एक LIS एरे बनाते हैं। ठीक है, या कुछ भी नाम ले लो, दे लो उसका। हम एक लिस्ट बनाते हैं विद द नेम LIS। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसमें लोअर बाउंड लिख लेता हूँ क्योंकि हमें उसका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लोअर बाउंड लिख लेता हूँ ऊपर, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अच्छा इसको पहले रीसेट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर एक LIS एरे बना लेंगे। तो हमने n ले लिया साइज, लेंथ ऑफ नाम। ठीक है, और हमने एक LIS एरे ले लिया। ठीक है, हम इस LIS एरे में इनिशियली क्या करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो हम, हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा हमारे आंसर, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एक सिंगल एलिमेंट, वो तो हमेशा LIS होता है, हमेशा लॉन्गेस्ट सिंगल सब सिंगल होता है। तो हम उसको आंसर में इंसर्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, एक एलिमेंट तो है ही, उसको इंसर्ट करिए LIS में। ठीक है, और हम हमारे आंसर को इनिशियली 1 मान लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम बाकी एलिमेंट्स के थोड़ा आइट्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अब हम आइट्रेट करते हैं 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे जो करंट एलिमेंट मिला है, अगर वो मेरे LIS के लास्ट एलिमेंट से -1 वाले से बड़ा है, तो हम उसको सिंपली LIS में इंसर्ट कर देंगे। समझना बात, अगर वो मेरे लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको सिंपली LIS में इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मानना, समझना। ठीक है, ये हमारा नम्स है, हमें 10 मिला। ठीक है, पहले हमने 10 डाल दिया, अब हम यहाँ पर है। अब क्या ये 9 इससे बड़ा है? नहीं, 9 इससे बड़ा नहीं है। अगर बड़ा होता तो हम डायरेक्टली डाल देते। अब अगर बड़ा नहीं तो क्या करेंगे? अब देखो होता क्या है गाइस, अगर हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टार्ट है वो एक छोटे नंबर से हो। बिल्कुल, वो छोटे नंबर से हो। तो हमें 10 मिला हुआ है और उससे छोटा नंबर मिल गया, तो हमें वो पहले कंसिडर करना चाहिए। अब ये करेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं लोअर, तो हम बोलेंगे सेल्फ डॉट लोअर बाउंड। तो हम लोअर बाउंड निकालते हैं LIS में हमारे करंट नंबर का, और जो भी लोअर बाउंड आता है उसी इंडेक्स पे हम लोग उस नंबर को
डाल देते हैं। तो देखो अगर आप 9 का लोअर बाउंड निकालोगे यहाँ पर तो 9 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है 10, तो हम यहाँ पे 9 डाल देंगे। अब आगे पहुंचे, एक तरीके से हमने 10 को 9 से रिप्लेस कर दिया। अभी भी हमारा जो सब सीक्वेंस उसका लेंथ 1 ही है। अब 2 आया, अब हमने इसको 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो आया 5। अब जब बड़ा नंबर आएगा तो हम उसको सिंपली इंसर्ट कर दिया। देखो बड़ा आया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मिला 3, अब 3 आया, 3 का लोअर बाउंड क्या है 5, रिप्लेस कर दो। अब आया 7, इंसर्ट कर दो। अब आया 101, इंसर्ट कर दो। और अब आया 18, रिप्लेस कर दो। बेसिकली ये एल्गोरिथम करता क्या है कि ट्राई करता है कि अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है और वो उससे बड़े नंबर हैं ऑलरेडी आपके एलाइस अरे में, तो उससे उसको रिप्लेस करो ताकि आगे फायदा मिले। और हमेशा याद रखना जो एलाइस अरे होता है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ आपको बताती है कि आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो LIS है वो खुद लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हो। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बट मान लो मैं आगे आगे जो है 1 2 3 4 ले आऊँ, तो ये 1 इसको रिप्लेस कर देगा, 2 इसको कर देगा, 3 इसको कर देगा। तो क्या ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा? नहीं, राइट, नहीं हो जाएगा लॉन्गेस्ट। अभी भी लॉन्गेस्ट वही रहेगा पिछले वाला। उसको हम आगे के केसेस से कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि आगे अगर कुछ 4 आता है मान लो या 5 आता है, तो उसके लिए वो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया, तो हमारी लेंथ हमेशा सही आएगी। इसको रन करते हैं। ये लोअर बाउंड तो आई थिंक वो आपको पता ही होगा। ठीक है, और सबमिट करते हैं। ठीक है, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट हैं। ठीक है, आई एग्री डिफिकल्ट हैं, बट यार आपको मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में इस लेक्चर की कि आपको इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को मे बी एक बार 2 बार या 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, बट समझ में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यार आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस भी हो गया। ठीक है, तो अब देखोगे तो हमने अभी तक क्या कर लिया, अभी तक हमने जो बेसिक्स ऑफ डीपी था हमारा एजेंडा, वो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बेसिक्स ऑफ डीपी, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, दिस ऑल इज कम्प्लीटली डन। उसके बाद में हमारा जो ये एजेंडा था, फिबोनाची, हाउस रॉबर, नैपसैक, सबसेट सम, कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, वो कर लिया है। अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा हमारा वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्रिड। तो हम एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम लोग ट्राई करते हैं किस तरीके से लगाएंगे, और फिर वी विल सी कि इफ वी कैन हैव मोर प्रॉब्लम्स, राइट। सो वो प्रॉब्लम, अच्छा मैं ऐड नहीं किया गया, प्रॉब्लम था आपका, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या, मैक्सिमम ग्रिड सम, मैक्सिमम ग्रिड सम, मैक्सिमम पाथ सम, ओके नाइस। हाँ ये रहा। तो मान लो कि मैं आपको एक ग्रिड देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको ग्रिड देता हूँ। मान लो ये आपका ग्रिड है, इसमें मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, 5 5 1 8 2 9 3 6 7 2 1 8 3 9 3 1 5 6 9 2 1। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है और ये आपको डेस्टिनेशन है, आपकी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्या पाथ फॉलो करो, आपको सिर्फ आप राइट जा सकते हो, डाउन जा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या पाथ फॉलो करो कि मिनिमम डिस्टेंस लगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ 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 यहाँ, ये आपका मिनिमम पाथ होगा हमारे अकॉर्डिंग। बट वैसे कैसे होगा, तो अगर आप देखो एक तरीके से कि आप एक सेल से या तो लेफ्ट जा सकते हो, सॉरी या तो राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक सेल पे या तो ऊपर से आ सकते हो या फिर लेफ्ट से आ सकते हो, या तो ऊपर से आ सकते हो या फिर लेफ्ट से आ सकते हो। तो एक सेल पे पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, उसमें ऊपर का मिनिमम डिस्टेंस +1 और इधर का मिनिमम डिस्टेंस +1 का मिनिमम होगा। कि मान लो अगर हम यहाँ तक आने का जो चार्ज था वो था 5, यहाँ तक आने का चार्ज था 5, वो तो 5 ही रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे आने का चार्ज कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5 + 1 6। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 + 8 14, इसका 14 + 2 16। तो जो पहली रो है
उनमें जाने का चार्ज क्या हो जाएगा, 5 था, 5 + 1 6, 6 + 8 14, काइंड ऑफ एक प्रीफिक्स समरी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली रो है फॉर जे इन रेंज, तो हम सारे कॉलम में जाएंगे और हम बोलेंगे कि जो हमारी पहली रो है 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 कॉलम तो वैसा ही रहेगा। तो हम बोलेंगे भाई कि हमारी जो पहली रो है, जो ग्रिड ऑफ 0 और जे है, उसमें बेसिकली आप ग्रिड ऑफ 0 और j-1 को ऐड कर दो। मतलब इस 1 में इसको ऐड कर दो, 6 हो गया। फिर अगले में जाने के लिए इस 8 में 6 को ऐड कर दो, फिर इसमें से 16 ऐड कर दो, कि मतलब यहाँ आने का सम 16 है, यहाँ आने का 14, यहाँ आने का 6। और सेम चीज नीचे भी होगी कि यहाँ आने का 5 था, तो यहाँ आने का हो जाएगा 14, क्योंकि एक ही तरीका है ना आने का। आप इस ग्रिड में कहीं और से नहीं आ सकते, आपको ऊपर से आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 34। सेम चीज। अब ये सेम चीज मैंने करी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के लिए। यहाँ पर n ले लो, यहाँ पर j ले लो, यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर j-1, यहाँ पर 0। तो भाई 0 कॉलम के लिए हमने चेक कर लिया। ठीक है, बात समझे आप लोग। अब जब ये हमने निकाल लिया, अब बीच वाले को कैसे निकालें। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, तो इस ग्रिड में आने के लिए क्या रास्ते हैं। एक रास्ता है क्या, ऊपर से आओ। अब ऊपर से सम है 6, इधर से सम है 14, तो इधर से आऊंगा, मैं ऊपर से आऊंगा ऑब्वियसली। तो मैं बोलूंगा कि भाई बाकी जितने भी हैं फॉर आई इन रेंज 1, n, फॉर j इन रेंज 1, n, मैं इटरेट करूंगा। और दो चीजें होंगी, या तो मैं ऊपर से आऊंगा, तो अगर मैं टॉप वाला लूं, तो टॉप वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रिड ऑफ जे सेम रहेगा i-1। और अगर मैं लेफ्ट से आऊं, अगर मैं लेफ्ट से आऊं, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा i-1, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, i-1j, और यहाँ हो जाएगा i-j-1। ठीक है, मान लो इसके लिए ऊपर से आएंगे तो 6, इधर से आएंगे तो 14। तो मैं क्या लूंगा, मैं मिनिमम वाला लूंगा, ऊपर से आऊंगा तो वो 6 और प्लस वो भी तो होगा उस वाले करंट में, तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ग्रिड की वैल्यू हो जाएगी, ग्रिड की खुद की वैल्यू तो है ही है, प्लस मिनिमम ऑफ टॉप कॉमा लेफ्ट। और ऐसा बाकी सारे नोट्स के लिए होगा। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऊपर से आया 14, इधर से आया 9, 9 मिनिमम है, तो 9 + 6 15। इसके लिए यहाँ से आया, यहाँ से कितना आया था, 16 आया था ना, 16, ऊपर से 16, इधर से आया 15, 15 इज मिनिमम 22। ठीक है, अब देखो इसके लिए, अब इसके लिए इधर से आया 16, इधर से आया 9, 9 बेटर है, 10, इधर से 10, इधर से 15, 10 बेटर है, इधर से 18, इधर से 22, इधर से बेटर है। अब इधर से 10, इधर से 25, इधर बेटर है, इधर से 13, इधर से 18, इधर बेटर है, इधर से 14, इधर से 21, इधर बेटर है, लेफ्ट बेटर है। जो जो अच्छा सॉरी मिनिमम, हाँ जो मिनिमम मिनिमम ले रहा, हाँ ठीक है, जो मिनिमम हो। ठीक है, यहाँ पर इधर से 13, 13 9 22, फिर यहाँ पर ऊपर से बेटर है 16, और यहाँ पर इधर से बेटर है 17। तो फाइनल आपका आंसर 17 है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लूँ, येलो ग्रिड का एग्जांपल लूँ, तो ये कैसे काम करेगा देखो। इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले के लिए क्या होगा कि इधर से आएगा, कौन सा कलर यूज करूँ, हाँ इधर से आएगा तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। अब इसके लिए अगर देखोगा तो इधर से 2, इधर से 4, तो इधर से 2 आके ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसके लिए देखें अगर, तो इधर से 5, इधर से 7, तो ऊपर से 5 लेके 6 हो जाएगा। इसके लिए इधर से 7, इधर से 6, 6 और 2 8, क्योंकि 6 बेटर है। ठीक है, अब इधर से इसको आया था 6, इधर से 6, इधर से 8, तो 6 बेटर है, मिनिमम है 7, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी लास्ट में आएगा, बिल्कुल लास्ट वाले ग्रिड पे, मतलब ग्रिड ऑफ n-1 और m-1, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने डायरेक्टली लूप से किया है, और इसमें मतलब ग्रिड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैट्रिक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं डीपी में, उसमें मैंने आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आप कुछ और यूज़ करो और आप कुछ और अलग चीज़ लगाओ। इससे काम चल जाता है बेसिक ग्रिड से। ठीक है, क्योंकि खुद ग्रिड होता है। इवन मैंने यहाँ पे कोई डीपी एरे भी नहीं ली, उसी एरे में काम किया पूरा। ठीक है, सॉल्व हो गया। ओके, तो ये आपका था यार डीपी ग्रिड का प्रॉब्लम। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, अगर आप चाहो तो इसमें आप बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं, यूनिक पाथ एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, और ऐसे बहुत सारे डीपी प्रॉब्लम्स हैं। देखो हम लोग सारे तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे वीडियो में, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो पाए वो पैटर्न्स कवर कर लें, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हो गया विच इज़ मैक्सिमम पाथ सम, जो हमने सॉल्व किया है। देखोगे तो अगर उसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स थी, देखो अब आप चाहते तो इस ग्रिड का कॉपी लेके उस पे काम कर सकते थे, उस पे आप चेंजेस कर सकते थे, बट मतलब मैंने वो नहीं किया है, मैंने इसका कॉपी नहीं लिया हुआ है, ठीक है। मैंने सेम ग्रिड में ही लगा दिया है, क्योंकि मुझे ग्रिड की जो वैल्यूज़ हैं, ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, उनका यूज़ नहीं है। अगर आपको बाय चांस ग्रिड की ओरिजिनल को यूज़ करना होता, चाहिए होता, तो फिर आपको फिर एक कॉपी बनानी पड़ती, ठीक है। एंड नॉट अ सैलो कॉपी, नॉट अ डीप कॉपी, सैलो कॉपी। अदरवाइज फिर अगर आप डीप कॉपी बनाए तो फिर से वो वैल्यू चेंज हो ही जाती, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो ग्रिड के होते हैं, ग्रिड के कॉलम्स के ऊपर भी हम लोग, ग्रिड मतलब बेसिकली मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लगा सकते हैं, और ये मोस्टली टू डी मैट्रिक्स होती है, और ये ईजी होते हैं प्रॉब्लम्स, मतलब दे डू नॉट सीम टू बी डीपी प्रॉब्लम, बट दे आर एक्चुअली डीपी प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ पर हम लोग, इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि जहाँ पर हमें फर्स्ट रो से स्टार्ट करना होता है, और हम कहीं भी आ सकते हैं, हम डायगनली भी जा सकते हैं, और हमें लास्ट रो में पहुंचना होता है, सॉरी फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना होता है, नहीं ये रो होती है, हाँ। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करना होता है, लास्ट रो में पहुंचना होता है कहीं से भी, और हम सारे कॉलम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं जो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कूल गाइस, सो यार हमारा आज का जो भी एजेंडा था, हमारा आज का जो भी प्लान था इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर का, हमने वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई ट्राइड किया जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम्स करा दूं आपको, इवन मतलब आई थिंक अभी ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर की हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि आई नो यार कि प्रॉब्लम्स डीपी के होते हैं, एक ही प्रॉब्लम समझाने में आपको 20-25 आधा घंटा लग जाता है कभी कभी। जैसे आपने देखा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग वाला प्रॉब्लम था, डीपी से भी होना था, फिर हमने उसको बाइनरी सर्च से भी किया। हाँ बाय द वे, बाइनरी सर्च से प्रॉब्लम है वो एन लॉग एन में हो रहा था, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, हमने लूप चला रहे थे, और लूप में हम लोग लोअर बाउंड निकाल रहे थे, लोअर बाउंड हम लोग ऑर्डर ऑफ लॉग एन में निकाल सकते हैं, और लूप एन की थी, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो गया था, इसीलिए वो अच्छे से काम कर गया। तो वही है यार कि अगर आपको सारे प्रॉब्लम समझने हैं और सारे उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, आप रिकर्जन करोगे, मेमोराइज करोगे, टेबुलेट करोगे, तो एक्चुअली में यार डीपी में एक प्रॉब्लम आधा घंटा लग सकता है। मैंने ट्राई किया कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डीपी को क्लियर हो जाए। देखो यार, कभी भी क्वेश्चंस इनफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन जितने करो उतने कम होते हैं, मतलब मैंने आज तक पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए डीपी के, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को डीपी आती है या मैंने सब कर लिया है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है भाई, कोई बंदा पूरे कर ही नहीं सकता है। तो मैं भी बोल रहा हूँ यार, ये तो आपके लिए एक स्टार्ट पॉइंट था, ये पूरी सीरीज ही स्टार्ट पॉइंट थी, ठीक है। तो यार मतलब हमने आई थिंक प्रीवियस 10 लेक्चर्स में इस पूरी सीरीज के, हमने जो डीएसए के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी, एल्गोरिथम से डेटा स्ट्रक्चर्स थे, उनको हमने समझाया, प्रैक्टिस भी करी है, और आई होप कि इस सीरीज से आपको एक काफ़ी अच्छा किक स्टार्ट मिल गया होगा। अगर आपके ना जो डर था कि भाई डीएसए होता क्या है, क्या डीएसए बहुत डिफिकल्ट है, वो डर जरूर जा चुका होगा। बट यार आई वांट कि आप लोग प्लीज़ आगे कंटिन्यू करो उस लर्निंग को, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस आया करते हैं, नए नए टॉपिक्स में लाया करते हैं, साथ में बहुत सारे ऑनलाइन लीड कोड है, साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज़ प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके गाइज, प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस क्या नहीं कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके गाइज प्रैक्टिस करो आप लोग। इस सीरीज की हेल्प से आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी सारे कॉन्सेप्ट्स की, एक किक स्टार्ट मिल गया होगा। आई एग्री कि ऐसा भी नहीं कि पूरी सीरीज में आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, कि आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, और वो पॉसिबल भी नहीं होता है यार, ठीक है। हाँ अगर आप एक 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का डीएसए कोर्स करते हो, तब जाके आप पूरे डीएसए कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली, और आपको टाइम लगेगा, मतलब 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 2 महीने में डीएसए नहीं पढ़ी जा सकती है, उसके लिए आपको 6 महीने, 1 साल का टाइम लगता है। मेरे को पर्सनली भी 1 साल पूरा लगा डीएसए को एंड से एंड पढ़ने के लिए, और ये होता है, डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है, और डिफिकल्ट होता है इसीलिए तो टॉप कंपनीज, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछती हैं। डिफिकल्ट ना होता भाई कोई भी निकाल लेता, हर बंदा डीएसए करके बैठा होता, क्यों नहीं कर पाते लोग, क्योंकि डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट इसलिए आपको करना है, सिंपल सी बात है, डिफिकल्ट तो है। हो सकता है आपको एक एक प्रॉब्लम 5 बार लगाना पड़े, आपको एक एक प्रॉब्लम 10-10 बार लगाना पड़े, आई एग्री कि डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, ये है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी बट हो जाएगा, ठीक है।
तो यार आई होप कि ये वीडियो और इस पूरी सीरीज़ से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग और नॉलेज मिली होगी। ठीक है, मिलते हैं यार इसी तरीके कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे किसी एक नई सीरीज़ के साथ में, किसी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।